इस क्षेत्र में लीगल सर्विसेज में काफी आगे बढ़ी हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम उस अवसर को जो हमारे जीवन को भी विकास की ओर ले जाता है या हमारे माध्यम से अन्य को विकास की ओर लेकर जाता है, दोनों को समझना चाहिए और उपयोग में लाना चाहिए। ईश्वर ने हमको केवल 24 घंटे दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास में 24 घंटे हैं और इस 24 घंटे में यदि आपने 18 घंटे कार्य किया और 6 घंटे बच गए, तो ये 6 घंटे जो आज 28 तारीख है ना, 28 तारीख में अगर 6 घंटे बच गए तो 29 तारीख में कैरियर फॉरवर्ड नहीं होंगे। 29 में जो 6 घंटे बच जाएंगे फरवरी में, वो मार्च में नहीं जाएंगे। उसका उपयोग आपको आज ही करना है। हंस के कीजिए, रो के कीजिए, परेशान करके कीजिए, परेशान होके कीजिए। तो जो हमको सीमित समय 24 घंटे का मिला, इसका भरपूर उपयोग करें, अधिक से अधिक उपयोग करें, इस समय को खराब न करें। ये विशेष तौर से मेरा अनुरोध है, क्योंकि बार बार मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। इस जीवन में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। फरिश्तों से तो बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। कहते हैं देवता भी कल्पना करते हैं कि हमें इंसान के रूप में जन्म मिले, क्योंकि वो देवता किसी ना किसी के पराधीन है, लेकिन इंसान स्वच्छंद है। उसको जो विवेक दिया है, बुद्धि दी गई है, उसका उपयोग स्वयं अपने हिसाब से कर सकता है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जब हम कार्य करने जा रहे हैं, तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि शिक्षा के साथ साथ हमें कर्म क्षेत्र के साथ साथ पुण्य का अर्जन भी हो रहा है, क्योंकि हम उस वर्ग की सेवा कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आत्मिक संतोष अर्जन कर रहे हैं। एक छोटी सी पंक्ति और कह करके मैं समझता हूँ, अभी हमारे आज के विशेषज्ञ पढ़ाने वाले हैं। गमों की आंख पर आंसू डाल कर देखो, खिलेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। कितना सुकून मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा यदि हम किसी के पांव का कांटा निकालते हैं, किसी की परेशानी को दूर करते हैं। उसको तो सुकून कम मिलेगा, लेकिन आपको स्वयं को ज्यादा मिलेगा। इस मानवीय संवेदना को अपने अंदर में जिंदा रख करके समाज के परिवेश में खड़े होंगे तो कहने के लिए भले छोटे हों, लेकिन समाज में सबसे बड़े होंगे। यही छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। समय का उपयोग हम सबसे ज़्यादा करें, और जो चीज़ हमको, कोई ऐसा नहीं कि हर चीज़ किताबों में लिखी है, शेड्यूल में लिखी है, कुछ चीज़ें जीवन काल में स्वतः हो जाती हैं। लीजिए, इफ्तार की घड़ियां समाप्त हुई। मैं अनुरोध करूंगा हमारे कार्यक्रम निदेशक प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर जसवीर जी, कृपया आज के हमारे अतिथि प्रोफेसर संदीप बरवाल साहब को मंच पर लेकर के आएंगे। पूर्णिमा जी कुछ गुच्छ देकर के सम्मानित करेंगे। डॉक्टर जसवीर जी से मेरा अनुरोध है, कृपया स्मृति चिन्ह और शॉल पहना करके सम्मानित करें। राहुल जी, आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्रेष्ठ परंपराओं का निर्वहन अतिथि देवो भव।
डॉक्टर प्रोफेसर संदीप बरवाल जी हमारे मध्य हैं, जो कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आप रह चुके हैं। उनके जीवन विवरण के बारे में मैं चाहूँगा डॉक्टर जसमेर जी आपको जानकारी दें, उनका स्वागत भी करेंगे। थैंक यू उत्तराखंड रत्न श्री योगेश अग्रवाल जी, जो आपको बीच में हमारे बीच में कड़ी के रूप में हैं। हमारे बीच में पहुंचे हैं प्रोफेसर संदीप बेरवाल जी, जो स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन हरियाणा गवर्नमेंट की बहुत बारीकियों को समझते हैं और उनके साथ आप सभी टीचर्स उनके नाम से, उनके कार्यों से भली भांति परिचित हैं। सर इंक्लूसिव एजुकेशन पे हरियाणा गवर्नमेंट के साथ स्पेशल टीचरों के प्रमोशन और उनके CWSN बच्चों के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। इससे पूर्व सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर BPS कानपुर यूनिवर्सिटी में HOD, उसके बाद चौधरी यूनिवर्सिटी में डीन और HOD एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कुछ नए डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए भी फाउंडेशन मेंबर और चेयरपर्सन रहे हैं। तो सर का इस सेक्टर में बहुत लंबा अनुभव है, तो ज़्यादा ना बोलता हुआ आप सभी सर के बारे में जानते हैं। तो मैं सर आपका देवभूमि उत्तराखंड और NIPVD में हम स्वागत करते हैं। ID सेल हरियाणा की तरफ से, NIPVD देहरादून की तरफ से, कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे इस सेकेंड फेज में आए, और हमें आशा है कि हमारे सामने बैठे हुए जो रिसोर्स टीचर हैं, जो गुरुजन हैं, CWSN बच्चों के साथ साथ दिव्यांगजनों के विकास और उनके उत्थान में जो काम कर रही हैं, कल के एक्सपीरियंसेस से हमें पता लगा है कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है टीचरों की, जो पब्लिश हो जानी चाहिए। अगर पब्लिश करेंगे तो एक बहुत लंबी बुक बन जाएगी। अगर एक्सपीरियंस पर देख के सुनने लगे तो यहाँ पर एक दिन का पता नहीं लगेगा, एक लंबी है। उसी दिशा में सर आप आए और इनको संबोधित करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। प्रोफेसर संदीप बेरवाल सर, प्लीज सर। थोड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से थोड़ा। थैंक यू डॉक्टर जसमीर। सबसे पहले तो मैं NIVS देहरादून और ID सेल हरियाणा गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबके समक्ष मुझे यहाँ ये अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया कि आप इसके साथ कुछ बातचीत की जाए जो आज हम करेंगे। तो दोनों का धन्यवाद। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और एक ये अच्छा अवसर है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि एक स्टेट लेवल की गैदरिंग आप सबकी हो रही है। ट्रेनिंग का उद्देश्य ये नहीं होता कि सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दें और आपके माइंड्स के अंदर उसको फिलअप कर दें। ट्रेनिंग का एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपने जो इश्यूज हैं उनको शेयर करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के चेहरे को पहचानें। कभी हो सकता है आप मुझे ये बताया गया कि 10 साल पहले स्टेट लेवल की जो ट्रेनिंग इकट्ठी सभी आप टीचर्स की आज से 10 साल पहले हुई थी, तो एक चांस 10 साल के बाद फिर मिला है। हो सकता है आज से 2-4 साल के बाद फिर आप सभी इकट्ठे किसी वेन्यू पर गैदर हों। किसी के चश्मा चढ़ा होगा, किसी के बाल उड़े होंगे, किसी के दांत हो सकता है भगवान ना करे वो निकले होंगे। तो ये स्टेजेस हैं लाइफ, और हर किसी को इसको एंजॉय करना चाहिए। कि जरूरी नहीं कि हम यहाँ जो सारे के सारे जो स्पीकर्स आते हैं, जो कुछ बोलते हैं, उसको हम माइंड्स के अंदर फिट कर लें, लेकिन 5 या 10% भी अगर हम यहाँ से कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस लर्न करके जाते हैं तो एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आपका राउंड होता है इस NIVH का, आपको जो भी कुछ देखने को मिलता है वही आपके रियल एक्सपीरियंसेस हैं। आप जो वहाँ फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ से जो लर्न करते हैं वही रियल एक्सपीरियंसेस हैं। बाकी स्पीकर्स तो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो अदा करके चले जाएंगे। तो जसमेर जी ने और ID सेल ने आपको एक अवसर दिया है कि NIVH के अंदर आप यहाँ आए और 4 दिन यहाँ गुजारे। अदरवाइज आप या मैं शायद सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारे को NIVH के अंदर इतनी इजी एंट्री देगा और हम यहाँ आके इतना फ्रीक्वेंटली कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में घूम सकते हैं, कहीं खा सकते हैं, कहीं पी सकते हैं। ऐसा फ्रीडम शायद ही मिले, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूशंस की अपनी बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी हरियाणा गवर्नमेंट और NIVH दोनों ने हम सबको दी, तो इसके लिए इनका धन्यवाद जरूर बनता है।
आज मैं जो आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ वो एकेडमिक इंटरवेंशंस के ऊपर आपका ये प्रोग्राम है। तो एकेडमिक इंटरवेंशंस में बहुत सारे जो स्पीकर्स आएंगे वो प्योरली एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, और कई बार वो ये भी लगता है आप सब पार्टिसिपेंट्स को कि हमारा इतना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो ये जो स्पीकर है ये क्या नया कुछ बता रहा है, तो वो कई बार नया नहीं बता पाता है। तो आप और मैं भी आपकी जगह हूँ तो हमें कई बार वो बोरिंग भी लगता है। तो मैंने थोड़ा सा हट के एक टॉपिक को चुना, और वो टॉपिक वोकेशनल और स्किल बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। और वो इसलिए भी चुना क्योंकि अभी हरियाणा से आप आए होंगे तो फार्मर्स का प्रोटेस्ट अभी तो वहाँ रुका हुआ है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ उसके फेवर में थे, कुछ उसके अगेंस्ट भी थे, यूजुअली होता ही है, कुछ लोग न्यूट्रल भी थे। तो वो लेकिन वो प्रोटेस्ट के पीछे क्या कोई तो कारण होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस हैं, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल रीजंस हो, कुछ बोलते हैं नहीं वो इनके इकोनॉमिकल रीजंस हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर जो इनकम है वो रिड्यूस हो गई है, जिसके कारण एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। तो दूसरे एवेन्यूज़ के अंदर लोग जाने की बजाय सोच रहे हैं कि हम अपने एवेन्यूज़ के अंदर, हम अपनी फील्ड के अंदर ऊपर जो मेहनत करते हैं तो वहीं से हमारी इनकम रेज हो। तो हमारे को कम से कम मिनिमम एक सपोर्ट चाहिए। हर फील्ड के अंदर गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट देती है, तो हमारे को मिनिमम सपोर्ट क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उनका अपने एक उद्देश्य था। लेकिन वहीं से एक सोच मेरे अंदर उत्पन्न हुई कि क्यों ना हम जो विकलांग जो बच्चे हैं, अगर हम उनकी वोकेशनल एजुकेशन या उनके जो कोई किसी प्रकार की कुशलता का निर्माण की बात करें, और क्या कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स इसके लिए चल रही हैं और क्या क्यों हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम विकलांग बच्चों की बात ना भी करें, सामान्य लोगों की बात करें, तो क्या वोकेशनल एजुकेशन या स्किल बेस्ड एजुकेशन आज की जरूरत है क्या, ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है। तो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एजुकेशन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हुए, उस जर्नी को स्टार्ट करते हुए और जो हम फिनिश करेंगे वो वोकेशनल एजुकेशन विकलांग बच्चों के लिए, उनके लिए किन किन प्रकार के सेक्टर्स अवेलेबल हैं और कहाँ बीइंग ए स्पेशल टीचर आप उनको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो स्कूल लेवल के ऊपर नहीं है, जैसे दिल्ली के अंदर हैं, तो आप ब्लॉक लेवल के ऊपर काम करते हैं, तो आपका उनसे डेली रूटीन में हर स्कूल में इंटरेक्शन नहीं होता है। तो पेरेंट्स के साथ या आपके पास कोई आता है तो उसको आप किस प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज के लिए आप उनको एडवाइस कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं, या आप अपने बच्चों को भी वोकेशनल एजुकेशन या स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए भी आप एडवाइस कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे। इसको ये अच्छा, मैं ये पीपीटी प्रेजेंट करने से पहले एक दो बातें और करना चाहता हूँ कि ये है कि 4 दिन का आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और कुछ नहीं तो कम से कम देहरादून के वेदर को एंजॉय करिएगा। ये बड़ी एफर्ट्स के साथ दोनों ही एजेंसीज NIBH ने और आपके AD सेल ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। किसी भी कैपिटल सिटी के अंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य होता है। इनके पास ट्रेनिंग हॉस्टल्स नहीं थे, यहाँ ट्रेनीज के लिए जो हॉस्टल्स होते हैं बाहर आप लोगों के लिए एकोमोडेशन उन्होंने अरेंज की है, वो भी भाग दौड़ करके, और जिसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे कि सिर्फ 500 रुपये पर टीचर पर डे के हिसाब से अगर गवर्नमेंट देती है खर्च करने के लिए, तो आप बताइए किसी भी व्यक्ति 500 रुपये में, वो देहरादून में तो 500 रुपये में खाना नहीं मिलता एक टाइम का अच्छे से होटल के अंदर, तो उसके अंदर आपको खाना भी देना उनकी ड्यूटी बनती है, ब्रेकफास्ट भी करवाना, ट्रेनिंग भी करवाना, स्टे भी ऑर्गेनाइज करवाना, उसको जैसे तैसे थोड़ा बहुत इंक्रीज करवा के और मैनेज किया है। इसमें कृष्ण जी जो आपके वहाँ पहुँचे हैं AD सेल के अंदर, और जसमेर जी, इनका बड़ा एफर्ट रहा है, काफ़ी टाइम से ये इसकी कोशिश कर रहे थे। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव इतना ही था, जसमेर का ऑब्जेक्टिव तो इतना ही था, डॉक्टर साहब ये चाहते थे कि अपने स्टेट के जो लोग हैं उनको हम एटलीस्ट एक ऐसे वेन्यू के ऊपर लेके जाएं जो उनके लिए मेमोरेबल हो। आप कभी भी याद करेंगे तो एटलीस्ट आपको देहरादून आपकी स्मृति के अंदर रहेगा। बहुत सारे लोग जो देहरादून के अंदर ऐसे मीन्स वेन्यूज़ के ऊपर नहीं गए, जैसे IMA है यहाँ नज़दीक ही 3-4 किलोमीटर के ऊपर आप लेफ्ट को जाएंगे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है,
जितनी भी पास आउट्स होती हैं, जितने भी ऑफिसर्स बनते हैं आर्मी के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ से पास आउट होके जाते हैं। जो हम टीवी के ऊपर उनकी पेड्स देखते हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं, दूर नहीं है, ऑटो जाते हैं यहाँ से। उसके साथ ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जितने भी IFS इंडिया के अंदर बनते हैं, उनकी सबकी ट्रेनिंग यहाँ होती है। तो वो भी एक देखने लायक है। और उनकी आप बिल्डिंग्स देखेंगे, हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट्स हैं, वहाँ 7 म्यूजियम हैं। आप देखेंगे कि जो हम अगर फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री के अंदर कितनी भारी रिसर्चेज हो रही हैं जो एक कॉमन मैन को नहीं पता है। तो ऐसे ही हैं। और अगर आप ऐसे वेन्यूज में जाना चाहते हैं जैसे शस्त्रधारा है या फिर टपकेश्वर मंदिर है, तो वो भी एक अच्छे वेन्यूज हैं जहाँ विजिट कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के बाद। लेकिन अनुरोध ये है कि आप ट्रेनिंग के दौरान कहीं ना जाएं, क्योंकि इनकी अपनी कंपल्शंस हैं और सारे कैमरे लगे हुए हैं जो वॉच करते रहते हैं, ट्रेनर्स को भी, ट्रेनीज को भी और ऑर्गेनाइजर्स को भी। और आजकल आपको सबको पता है कि ये ट्रबल क्रिएटिंग भी कई बार हो जाती है। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। आप सोचेंगे अरे हम तो स्पेशल टीचर इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर हैं, तो सर ये क्यों लेके आए, हमें तो पता ही है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। तो ये भी इसकी हम बात करेंगे क्यों मैंने इसको यहाँ लिखा और इसके क्या रीजंस थे, और इंक्लूसिव एजुकेशन टर्म किस प्रकार से क्वाइन हुई, जो आप समावेशी या समेकित शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या चीज़ है। और आप जो स्पेशल टीचर्स यहाँ बैठे हैं ना, ये जो जर्नी है, जो यात्रा है विकलांग बच्चों के शिक्षकों की या विकलांग बच्चों की एजुकेशन की, ये बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है। अगर आपको मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँ तो वो स्टेज भी शायद आपको याद होगी, जैसे कि दूसरे डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, डिसेबल्ड जिसके अंदर एक कैटेगरी आती है, लेकिन बाकी जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, चाहे आप शेड्यूल्ड कास्ट ले लीजिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ले लीजिए, इवन वीमेन्स या गर्ल्स की एजुकेशन ले लीजिए, या डिसेबल ले लीजिए, या इवन ट्रांसजेंडर्स ले लीजिए, इन सब की, जिसको हम डिप्राइव्ड सेक्शन बोलते हैं या डिसएडवांटेज सेक्शन बोलते हैं या सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन बोलते हैं, जो कि हमारी NEP के अंदर ये शब्द इस्तेमाल किया गया। तो इनकी बड़ी भारी स्ट्रगल है। वो भी टाइम था जब फीमेल्स को वोटिंग के ही राइट्स नहीं थे, वो वोट नहीं कर सकते थे इलेक्शंस के अंदर। वो भी समय था जब विमेंस को स्कूल के अंदर भेजा नहीं जाता था, गर्ल्स को भेजा नहीं जाता था। अब भी हैं ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज बहुत, लेकिन रेयर हैं या रिमोट एरियाज के अंदर हैं। ऐसे ही आप शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लैंग्वेज की, उनकी कल्चर की, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ओवरऑल अगर आप इनका एजुकेशनल स्टेटस देखेंगे तो बहुत पुअर है। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करें तो ब्रॉडली जो ये शब्द है, ये इन सभी सेक्शंस को कवर करता है अगर हम ब्रॉडली जिसकी बात करें। लेकिन इंडियन लिटरेचर के अंदर ये सिर्फ विकलांग बच्चों की बात करता है। अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर की बात करेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिलेंगे यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर कोई बात की जाती है तो वहाँ इन सभी जो सेक्शंस की मैंने बात की वो उनकी बात करते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है वो सिर्फ विकलांग बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। और विकलांग बच्चों में जो शिक्षा है, अगर उसके पास्ट में आप जाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि एजुकेशन की बात तो बहुत बड़ी है, उनके लिए ट्रेनिंग तक नहीं होती थी, क्योंकि ट्रेनिंग तो बहुत बेसिक चीज़ है। आप ट्रेनिंग बाल बांधने के लिए आप ट्रेनिंग की बात करते हैं, कपड़े पहनने के लिए ट्रेनिंग की बात करते हैं, या इवन शूज़ के लेसिस बांधने के लिए भी ट्रेनिंग होती है। मतलब वो कॉग्निटिव नहीं है, वो साइकोमोटर है, फिजिकल एक्टिविटीज उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो एजुकेशन की बात तो बहुत लेटर आई। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर आप जब देखेंगे तो विकलांग बच्चों के लिए तो एजुकेशन तो बहुत बड़ी बात थी, वहाँ ट्रेनिंग ही नहीं होती थी। और जब अगर आपने किसी ने स्टोरी सुनी है, वाइल्ड बॉय ऑफ एवरॉन, ये एक स्टोरी आप इंटरनेट के ऊपर जा सकते हैं कि कुछ लोग पेरिस के सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी जंगल थे। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। तो उसके चारों तरफ बहुत सारे जंगल थे, उसमें शिकारी कुछ शिकार करने के लिए गए हुए थे और वहाँ उनको एक बच्चा मिला जो दिखने में तो मनुष्य दिखाई देता था, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज थी दे वर जस्ट लाइक द एनिमल्स। और एनिमल्स की एक्टिविटीज के अंदर क्या था कि उसकी जो आंखें हैं वो हमारी तरह स्टेबल नहीं थी, वो एनिमल्स की तरह, जैसे बिल्ली की आंखें या दूसरे जानवरों की आंखें, मूवमेंट उनकी कांस्टेंट रहती है, लगातार वो अपनी आंखों की मूवमेंट को करते हैं, ऐसे उसकी आंखें मूव करती थी। और वो लेट के ही पानी पीता था जैसे जानवर पीते हैं। उसके शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी थी वो हमारे जैसी नहीं थी, लेकिन बाकी जो उसकी बॉडी थी वो ह्यूमन बॉडी थी। तो उन्होंने उसको कहा वाइल्ड बॉय, कि वो एक जंगली बच्चा है।
उन्होंने, और ये समझा गया उस समय, उसकी जो स्टोरी है कि शायद बचपन के अंदर, छोटी एज के अंदर इस बच्चे को कोई जंगली जानवर जंगल में उठा के ले गया, लेकिन ये जीवित रहा और ये जंगल की सराउंडिंग के अंदर इसकी अपब्रिंगिंग हुई, तो इसके अंदर जितने भी जो ट्रेट्स हैं वो एनिमल्स के ट्रेट्स डेवलप हो गई, जो विशेषताएं इसके अंदर, और लेकिन इसका जो शरीर है वो आदमियों जैसा है या मनुष्य जैसा उसका जो शरीर है, उसको वो हंटर्स लेके आए और उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को दे दिया। उसमें साइकोलॉजी अपने आप में एक जो मनोविज्ञान है वो अपने आप में एक साइंस के रूप में विकसित हो रहा था, तो उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर दी, और उस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने पाया कि इसकी ये है तो इंसानी, लेकिन जो मैंने आपको स्टोरी बताई शायद कि छोटी उम्र के अंदर इसको जो जानवर है कोई उठा के ले गया होगा, तो इस वजह से इसकी इंटेलेक्चुअल जो इम्प्रूवमेंट है या वो नहीं हो पाई, और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जस्ट लाइक एनिमल्स हैं। तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हुआ, तो उसकी फूड हैबिट्स डेवलप हो गई, मीन्स उसने अदरवाइज तो वो कभी भी खाने लग जाता था, या हो सकता है 2-2 दिन नहीं खाता था, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसने सोना स्टार्ट कर दिया, उठना स्टार्ट कर दिया, जो नेचुरल कॉल है उसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और उसकी फूड हैबिट्स भी डेवलप होगी कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और रूटीन के अंदर क्या खाना है। तो इससे एक नया मीन्स इशू डेवलप हुआ कि अगर कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, मंदबुद्धि जो कोई बच्चा है, क्या उसको हम ट्रेन कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो ट्रेनिंग का पार्ट था, समय पर उठना, समय पर सुलाना, समय पर उसको खाना खिलाना, या नेचुरल कॉल को आंसर करना। तो यहाँ से एक कंसेप्ट इमर्ज हुआ कि यस वी कैन ट्रेन द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, और एक ट्रेनिंग की बात स्टार्ट हुई। धीरे धीरे ये फर्स्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड ओपन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग बेगर्स थे, जो भिखारी थे, क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए वो बेगिंग का ही सहारा लेते थे, और इसलिए जो टर्म जो हैंडीकैप हम यूज़ करते हैं मीन्स डिसेबिलिटी के सेक्टर में जो करते थे, अभी तो उसको बैन कर दिया गया, उसका मीनिंग भी यही था कि हैंडीकैप मीन्स ए कैप इन ए हैंड, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यूज होती है। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर वो राउंड कैप पहनते हैं। हिंदुस्तान में भीख मांगने के लिए कटोरा इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ कैप को इस्तेमाल किया जाता है कि जिसको भी भीख मांगनी है वो कैप उतारता है और आगे कर देता है, तो लोग उसके अंदर जो दान देना चाहते हैं या भीख देना चाहते हैं उसके अंदर डाल देते थे। तो ये एक हैंडीकैप जो शब्द इमर्ज हुआ, और उन्होंने कहा कि जो बेगर्स हैं इन हैंडीकैप्स को हम ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे, और एजुकेशन और ट्रेनिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। तो आप देखिए कि ये डिसेबिलिटी जो सेक्टर है या विकलांग की जो एजुकेशन शिक्षा का जो क्षेत्र है, उसके अंदर आप इस पोजीशन पे आज जो पहुंचे हैं, ये बहुत स्ट्रगल का रास्ता रहा है, ये आसान रास्ता नहीं है, और जिसके घर के अंदर जो विकलांग बच्चा हो जाता है उसकी पूरी लाइफ स्ट्रगल के अंदर बीत जाती है। आप उसको एक्सपीरियंस करिए, फील करिए कि वो किस लाइफ को जीता है, और अपने बच्चे के लिए उसकी क्या क्या एस्पिरेशंस होती है, इसको महसूस करेंगे तो आपके अंदर बीइंग ए टीचर तब्दीली आनी स्टार्ट हो जाएगी कि मुझे क्या क्या सोचना चाहिए। और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता रहा तो स्पेशल स्कूल्स ओपन हो गए, स्पेशल स्कूल्स के बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्टार्ट हो गई। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर भी मैंने कहा कि जब अगर हमारे घर के अंदर कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो हमारी फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं, और सराउंडिंग के अंदर है हमारी फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। ऐसे ही जब जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट बने यूएसए के, तो उनकी जो बहन है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड थी, मेंटली रिटार्डेड थी। तो जॉन एफ कैनेडी इतने पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट, और उनको ये लगता था कि मेरी बहन मेरे जैसे ही है, सिर्फ एक एबिलिटी इसके अंदर डिफरेंट है, दैट इज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो अगर ये कपड़े मेरे जैसी पहनती है, खाती मेरे जैसा है, सारी बाकी हैबिट्स इसकी हैं, ये शादी ये करना चाहती है, बाहर ये घूमना चाहती है, तो फिर ये अलग क्यों इसको स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाते हैं, इसको रेगुलर स्कूल्स के अंदर क्यों ना भेजा जाए। वहाँ से कंसेप्ट इमर्ज हुआ इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी आप नॉर्मल स्कूल्स के अंदर लेके आइए, लेकिन वो एक फिजिकल इंटीग्रेशन था, वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बहुत पुअर थी, और बहुत सारे जो डिसेबल्ड बच्चे वो वापस स्पेशल स्कूल्स के अंदर चले गए, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस रिकॉग्निशन नहीं थी रेगुलर स्कूल्स के अंदर, जिसको हम रिवर्स इंटीग्रेशन या रिवर्स इंक्लूजन भी बोलते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ती रही, और इस प्रोसेस को बढ़ने के साथ साथ जो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर इसकी डिबेट्स भी स्टार्ट होती रही, और 1990 के अंदर यूनिसेफ ने एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया, जोमिटिन के अंदर, थाईलैंड के अंदर एक प्लेस है, और उसका नाम था वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। हमारा ये उस समय ऑब्जेक्टिव था कि इलिटरेसी को इस प्लेनेट से या धरती से रिमूव करना है, कोई भी व्यक्ति अज्ञानी ना रहे, निरक्षर ना रहे, और एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट को हमने स्टार्ट किया है। उसके अंदर जो रेजोल्यूशन
लिया गया उसमें एक आ गया कि यस हम सभी की एजुकेशन फॉर ऑल को अचीव करेंगे, लेकिन उसके अंदर डिसेबल्ड की क्या दिक्कतें आती हैं एजुकेशन को अचीव करने में, उसका कहीं भी संदर्भ या रेफरेंस नहीं था। तो बहुत सारे जो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट थे इंडिया से अगर हम बात कर सकते हैं तो लाल आडवाणी उनमें से एक एक्टिविस्ट थे और कई फॉरेनर एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि एटलीस्ट यू राइट ए सिंगल वर्ड इन योर डिक्लेरेशन दैट इज द एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, लेकिन उसको भी मना कर दिया गया, कहते हैं हम नहीं लिखेंगे। उनकी एफर्ट्स धीरे धीरे डेवलप होती रही और आपके इस सेक्टर के अंदर जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई कि वो 1994 के अंदर, जिसमें रिजोल्व किया गया कि हम डिसेबिलिटी के बारे में एजुकेशन फॉर ऑल के अंदर क्या कंपोनेंट होने चाहिए और सभी स्कूलों को सभी व्यक्तियों के लिए खुला छोड़ दिया जाए या उनको ओपन कर दिया जाए। तो वहाँ से सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंक्लूसिव जो एजुकेशन है ये टर्म क्वाइन हुई, सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया, जो यूनेस्को की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी सैलामेंका स्पेन के अंदर 1994 के अंदर। और जो कॉन्फ्रेंस थी उसके कंक्लूजन के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट को रिलीज किया जिसको हम सैलामेंका स्टेटमेंट आजकल बोलते हैं। इन्हीं के साथ कोरिलेशन के अंदर RCE एस्टेब्लिश हुई, उसके बाद नेशनल ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ, 2002 के अंदर SSA स्टार्ट हो गया, SSA के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को एक इंटरवेंशन बना दिया गया और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि किस प्रकार से SSA जब आगे RMSA आया या रूसा हायर एजुकेशन के अंदर भी पहले कोई बात ही नहीं करता था कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको हमारे एजुकेशन के अंदर किस प्रकार से हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं या उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रूसा के अंदर इसका कंपोनेंट डाला गया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में इसको स्पेल कर सकता हूँ तो हम बोल सकते हैं। RBWD एक्ट के अंदर जो फर्स्ट टाइम इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन किया गया, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड एनी डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडियन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ फर्स्ट टाइम इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि हम कहीं भी कोई लीगल बैटल होते थे तो उस लीगल बैटल के अंदर कोर्ट ये पूछता था कि व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, इसका अर्थ क्या है। तो हमारे को दिखाने के लिए कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे, हमारे पास कोई संदर्भ नहीं था कि हम उनको कोर्ट को कहते कि इसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है। हम जनरली बोलते थे आमतौर के ऊपर कि इंक्लूसिव एजुकेशन वही है जी जहाँ विकलांग बच्चे और जो दूसरे नॉन डिसेबल्ड बच्चे वो एक साथ ही पढ़ते हैं, उसी को इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो वो तो सेम है। There was no legal document, so therefore for the first time this was defined in Rights of Persons with Disability Act. और UGC की पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स थी, उनके अंदर भी इसको टैप्स और एचपीसीएन जो स्कीम्स हैं ये इंट्रोड्यूस की गई जो कि डिसेबल्ड बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड थी। और अभी रिसेंट में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो गाइडलाइंस UGC ने डेवलप की हैं, तो एक कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी अब डेवलप हो पाई है इतने साल की स्ट्रगल के बाद। कि कहाँ से हम चले थे, ये वाइल्ड बॉय ऑफ एवरॉन, वहाँ से हम चले और अब जो स्टेज है अब हम उनके इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, हम उनके वोकेशनल एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, उनकी जॉब्स की भी बात कर रहे हैं। उनको हम इन बिल्ट या इन ये समझिए कि हमारा वो पार्ट इन पार्सल इन लाइफ का हम उसकी बात कर रहे हैं और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं। पहले आप देखिए एयरपोर्ट्स के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर कहाँ फैसिलिटीज़ थी, लेकिन अब की जा रही है क्रिएट, हॉस्पिटल्स के अंदर क्रिएट की जा रही है। कोविड टाइम के अंदर अलग से उनके लिए एरिया डिमांड कर दिया गया था कि इस एरिया के अंदर सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ही रहेंगे और उनके लिए लो लेवल के जो डेस्क हैं या जो भी फैसिलिटीज़ मॉडिफिकेशन होनी थी वो मॉडिफिकेशंस इंट्रोड्यूस की गई। ये जो आपके सामने स्क्रीन देख रही हो, तो ये स्क्रीन ये है कि हालांकि हमने प्राइमरी एजुकेशन से लेके और हायर एजुकेशन तक बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं, तो ना तो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो टोटल पॉपुलेशन का जो पार्ट है इनका, सपोज करिए नियर अबाउट 3% हम ये कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो डिसेबल्ड है इंडिया के अंदर नियर अबाउट 3%, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज थी ये 2011 के अंदर 10-12 साल के अंदर इसके अंदर चेंजेस आगे होंगे, तो लगभग ये बोलते हैं कि 3-4% जो है वो डिसेबल्ड है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लगभग 10% इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डिसेबल्ड है। ये कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है। अगर 140 करोड़ जो लोग यहाँ रहते हैं उनमें से 10% की बात करें तो लगभग 14 करोड़ लोग हैं। 14 करोड़ में तो यूरोप के पता नहीं कितने कंट्रीज आ जाएंगे, कंप्लीट आ जाएंगे। और अगर आप 3-4 करोड़ की बात करो उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, तो इट्सेल्फ एक पूरा कंट्री ही डिसेबल्ड हो जाता है। तो हमारे को उस सेगमेंट के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उनके अपने वोटिंग राइट्स हैं और वो अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं। जिस प्रकार से दूसरे जो ग्रुप्स हैं, इवन जेंडर बेस्ड ग्रुप्स हैं, तो वो जेंडर इक्वलाइजेशन की बात करते हैं और वो जेंडर बायसनेस को रिड्यूस करने की बात करते हैं। ऐसे ही ट्रांसजेंडर्स के अपने ग्रुप हैं,
तो ट्रांसजेंडर्स की अपनी राइट्स की वो बात करते हैं, तो डिफरेंट SC/STs के अपने ग्रुप्स हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, ऐसे ये भी अपनी बात करते हैं। इस स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं, तो इस स्लाइड के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि टोटल जो स्ट्रेंथ है, हालांकि ये 4-5 साल पुराना डेटा है, रिसेंट का नहीं है, मैं आपको बता दूं, और इस न्यूज़पेपर से मैंने लिया हुआ है, ऑथेंटिक डेटा है। तो ये टोटल जो परसेंटेज ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन की अगर हम बात करें हायर एजुकेशन के अंदर, तो सिर्फ 0.56% है। मीन्स 99.5 डिसेबल्ड जो परसेंट जो पॉपुलेशन है वो स्कूल एजुकेशन तक ही रह जाती है, या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या वो जो भी रीजन हैं, या कहीं एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं, या उनको भेजते ही नहीं है। तो 99% वो हायर एजुकेशन में नहीं आ पाते हैं, 99.5%। लेकिन फिर भी आप देखिए IITs और IIMs के अंदर वो एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज स्टूडेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और IIMs के अंदर तो लगभग 2.5% है। तो जो बच्चा, जो डिसेबल्ड बच्चा IIM में कम्पीट कर सकता है, उनके एग्जामिनेशंस को क्लियर कर सकता है, तो क्या वो जनरल एजुकेशन में नहीं आ सकता है? जो IIT के अंदर जा सकता है, जो IAS बन सकता है, जो डॉक्टर बन सकता है, तो वो क्यों नहीं बन सकता? दूसरे सेक्टर्स में क्यों नहीं आ सकता? तो हमारे को सिर्फ एक ही कमी है, जो IIMs और IITs में जाते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो वेल ऑफ पेरेंट्स होते हैं, उनके पास पैसा होता है। आप जिस सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो गाँव के अंदर रहते हैं या सिटी के अंदर भी रहते हैं, तो वही बच्चे आजकल सरकारी स्कूलों में जाते हैं। जो IIT और IIM के अंदर जो डिसेबल्ड बच्चा जाता है, वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते हैं। तो हम, अगर हमारे पास जिस भी कैटेगरी के, जिस भी सेक्टर के, जिस भी एरिया के जो बच्चे आ रहे हैं, तो मेरा ये कहना आपसे अनुरोध ये है कि जितनी आपसे हो सके, जितना आपसे हो सके आप उनका सहयोग करिए। किस चीज़ के लिए? जस्ट फॉर द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जस्ट फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो फार्मर्स की मैंने आपसे बात की अभी इससे पहले, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, मैंने उसके ऊपर ये बात की, इसको मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा। मैं एलोबरेशन कर रहा हूँ वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, और उसमें डिसेबल्ड बच्चों के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये जो एज ब्रैकेट जो आपको जनरल पॉपुलेशन की दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 2022 का यूनेस्को का डेटा है इंडिया के बारे में, और इसमें ये कहते हैं कि जो 66% जो पॉपुलेशन है भारत की, वो लगभग 15 से 59, 15 to 59 ईयर्स एज ब्रैकेट के अंदर, जिसको वर्किंग क्लास बोलते हैं। आप पूछेंगे कि सर 18 ईयर्स से पहले तो कोई बच्चा एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। लेबर लॉज ने उनकी जो उम्र रखी हुई है वो 14 ईयर्स रखी हुई है, इसलिए शायद इसको 15 से 59 ईयर्स वर्किंग ग्रुप माना है, वर्किंग इन्होंने। तो अगर इस एज ग्रुप के अंदर हिंदुस्तान की 2/3 जनसंख्या है, तो हमारे को सोचने को तो पड़ेगा इस जनसंख्या को हम एजुकेशन के बाद, ट्रेनिंग के बाद इनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दिलवाएं। और आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। आप जो यहाँ टीचर्स बैठे हैं ना, आप क्या सोच रहे हो? आप एक ऐसे ग्रुप में से अपने आप को मीन्स इंक्लूडेड पाएंगे जो सिर्फ 1% है इंडिया का। आप एक इलीट ग्रुप है जो सरकारी नौकरी के अंदर है, मीन्स टॉप मोस्ट का ग्रुप है। सरकारी नौकरियां है ही नहीं। देखिए, जो पॉलिटिशियंस कुछ भी कहें, सच्चाई ये है कि सरकारी नौकरियां नहीं है। आप जिस भी कैपेसिटी में, जिस भी पोजीशन के ऊपर आप जो बैठे हैं, तो आप बहुत लकी हैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो, कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ये जो 66% जो लोग हैं ना वर्किंग ग्रुप के अंदर, इनके अंदर जॉब्स नहीं है। और यही जो प्रोटेस्ट करते हैं, कभी कोई ग्रुप करता है, कभी कोई दूसरा करता है, और पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, हम आपको 1 साल में 1 करोड़ जॉब दे देंगे, 2 करोड़ जॉब दे देंगे, 3 करोड़ जॉब्स है ही नहीं, दोगे कहाँ से? फिर वो कहते हैं कि भाई चलो पेट्रोल पंप के ऊपर जो पेट्रोल जो डाल रहा है ना, वो भी एक जॉब है, जो चाय बना रहा है वो भी एक जॉब है। तो हम, लेकिन हर कोई उसके लिए एस्पायर नहीं करता है। तो आप जो लोग हैं, यू आर द luckiest one among the Indian population that you have got the government jobs। तो ये 66% की हम बात कर रहे हैं कि इनको वर्किंग ग्रुप को अगर ये ट्रेंड होते, अगर इनको सबको एम्प्लॉयमेंट होता, तो इंडिया जो एट प्रेजेंट है इसकी पोजीशन ये नहीं होती। हो सकता है हम भी जो डेवलप कंट्री हैं, एडवांस जो कंट्री हैं, उनकी लाइन में लाइन अप होते। अदरवाइज हमारे यहाँ के लोग विदेशों के अंदर जाते हैं, अपनी धरती को, जमीन को बेच के, घर को गिरवी रख के, लोन लेके वो बाहर ड्राइवरी करना पसंद करते हैं, बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लेते हैं, यहाँ नहीं करते। और उसके लिए उनको वहाँ इवन इलीगल वे से भी जाना वो पसंद करते हैं, चाहे उनकी मजबूरी है, उनका वीजा नहीं लगता है, वर्क वीजा नहीं मिलता है। और जहाँ वर्क वीजा गवर्नमेंट भी अगर उनको देना चाहे,
तो आपने हरियाणा में अभी देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि 10,000 जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को गवर्नमेंट जो है वो इजराइल में भेजना चाहती थी, लेकिन गए कितने? जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ने में आ रहा है वो ये है कि लेस देन 1000 सिलेक्ट हुए उसके अंदर, कि बाकी जो लोग हैं वो अनफिट पाए गए क्योंकि दे वर नॉट एज पर द वोकेशनल गाइडलाइंस या वोकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल लेवल, उनके पास नहीं थे। मेरा भी अपना परमानेंट एक ड्राइवर है, तो मैंने उसको कहा कि तुम यहाँ, मेरे को तो लॉस होगा कि मैं तुझे छोड़ूंगा यहाँ से, लेकिन मैं तो तुझे 15,000 रुपये महीने देता हूँ, आप इसके लिए जो स्किल्ड जॉब है इजराइल में इसके लिए अप्लाई करो। तो वो कहता है मैं तो रोहतक जाके आ चुका सर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहते हैं मेरी जो एक तो मेरी क्वालिफिकेशंस नहीं थी, जो सर्टिफिकेशन है, और उन्होंने कहा कि ठीक है आपको काम तो आता है लेकिन आपकी जो कॉम्पिटेंसी लेवल्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं है, जबकि उसका ड्राइवरी बेसिक प्रोफेशन नहीं है, वो बेसिकली कोठियों को बनाने के ठेके देता है, उसके जो फादर लेते हैं। तो बेसिकली वो एक मिस्त्री है, तो वो मिस्त्री का काम जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ उसकी हम बात करेंगे, और वो सिलेक्शन कैसे हो सकता है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन हमारा फोकस ये 66% जो पॉपुलेशन उसकी रहेगी। ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये भी यूनेस्को का डेटा है, और इसके अंदर जो प्रोफाइल दिया गया इंडियन जो यूथ्स हैं वो जो अनएम्प्लॉयड हैं 15 से 59 एज ग्रुप के अंदर, आप इसमें से 15 से 30 साल का जो एज ग्रुप देखेंगे तो लगभग 86% तो लोग इसी के अंदर आ जाते हैं। जो यंग है, एस्पायरिंग है, जिनको नौकरी चाहिए, उनको तुरंत नौकरी चाहिए, लेकिन 86% लोग ऐसे अनएम्प्लॉयड हैं जिनको तुरंत नौकरी चाहिए, जो वर्किंग ग्रुप में या वर्ल्ड ऑफ वर्क के अंदर एंटर करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। तो इसलिए हमारे को सोचना पड़ रहा है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं, किस टाइप के एजुकेशन सिस्टम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड पॉपुलेशन हो, चाहे वो जनरल पॉपुलेशन हो। और ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं, जिसका मैंने आपको बात किया, जो स्टेटिस्टिक्स की बात की कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके अंदर 1% लोग हैं। प्राइवेट जॉब्स जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, उनकी बाइंडिंग है, वहाँ सिर्फ 2% लोग हैं। और जो प्राइवेट जॉब्स है, कोई रेहड़ी लगाता है, कोई दुकान करता है, कोई ईंट भट्टा मजदूर है, कोई खेतीहर मजदूर है, मीन्स अलग अलग, कोई खुद का प्लम्बिंग का काम करता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 97% जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि यू आर द लकीएस्ट वन कि आप 1% गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपको श्योरिटी मिलती है, बाकी सेक्टर्स के अंदर श्योरिटी नहीं मिलती है। और जो फार्मर्स का एजुकेशन है, शायद वो इसी वजह से उनका चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे को श्योरिटी चाहिए, हमारे को मिनिमम प्राइस, फिक्स प्राइस चाहिए जो कि हमारे को मिलना है। अदरवाइज हमारी जो वेजेस हैं, जो स्टेटिस्टिक्स बता रहा है वो ये कि एक किसान की जो प्रति दिन की आय है वो 27 रुपये 11 पैसे है। 27 रुपये 11 पैसे में उसका कैसे काम चलेगा, वो कैसे अपनी फैमिली को पालेगा। एक डेली वेजेस के ऊपर जो वर्कर जाता है, जो चौक के ऊपर खड़ा होता है, वो भी 500 रुपये लेता है। तो उसकी मांगे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाजायज हैं, हालांकि हो सकता है गवर्नमेंट को फुलफिल करने में दिक्कतें आ रही हों, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप इस सेक्टर के अंदर आप आपके राइट हैंड साइड में जो देखेंगे, जो फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर 47% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड करती है। हम भी, मैंने जैसे आपको कहा कि हम भी किसान के बच्चे रहे हैं, हमने भी गांव में काम किया है, गांव में अभी भी हमारी फैमिलीज हैं, तो हमने उस सेक्टर को क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें लगा कि उसके अंदर बेनिफिट नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी है, एटलीस्ट मंथली आपकी एक इनकम आती है, उसके थ्रू आप अपने खर्चों को लिमिट कर लेते हैं। इनके पास नहीं है, हो सकता है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है उनका प्रोडक्शन उनको मिले ही ना। तो 47% एग्रीकल्चर है, जिसमें से 16% वो सिर्फ जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मीन्स नेशन की कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 16% है, लेकिन 50% लोग हैं वो जो 16% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और लगभग 50% 84% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब जो बाकी 50% है अदर देन जो एग्रीकल्चर है, उनकी इनकम ज़्यादा है। इसीलिए लोग एट प्रेजेंट जो स्टैटिस्टिक्स बताता है 10 करोड़ जो फार्मर्स हैं, दे आर रेडी टू स्विच ओवर फ्रॉम फार्मिंग टू अदर सेक्टर्स। वो दूसरे सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, कोई उनको ले उनके अंदर। हमारे पास यूनिवर्सिटीज में हम भी एक सोशल ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास लोग आते हैं, गांव से आते हैं, परिवार के या जान पहचान के या
आप जैसे किसी ने भेज दिया कि हमारे को भाई कहीं आउटसोर्सिंग पे सिक्योरिटी में लगवा, तो हमने कहा आपके पास तो 8-10 एकड़ जमीन, आप खेती कर रहे हो, तो भाई वहाँ कोई भी फिक्स हमारी इनकम नहीं है, यहाँ 500 रुपये प्रतिदिन तो फिक्स है, एटलीस्ट आउटसोर्सिंग में 15,000 रुपये तो हमें मिलेंगे। आप उनकी देखिए कि वो किस टाइप की लाइफ को वो जी रही है, और जो स्टेटिस्टिक्स बताता है कि 27 रुपये अगर प्रतिदिन उनकी आय है तो किस टाइप से उनका जीवन यापन होगा। तो एक हद तक लगता है कि जो फार्मिंग के ऊपर जो हमारी बेस्ड कम्युनिटी है, और ये भी हम जानते हैं कि लगभग 80% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो गाँव के अंदर लाई करती है, और वो अगर उनकी हालत है तो फिर सबकी हालत वैसी ही बनने वाली है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आप जैसे गवर्नमेंट जॉब्स को पा जाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल रहेंगे, और इसलिए ये रिश्वत या दूसरे जो चैनल से उनको यूज किया जाता है कि हमें किसी प्रकार से गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए। जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो फर्स्ट टेबल के बाद नीचे की जो टेबल है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएसए में 2% सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड है, सोसाइटी स्वीडन में 2% है, स्पेन में 4% है, इंडिया में 47% है। मीन्स जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर इनकम कम है, इस वजह से लोग उसको छोड़ के दूसरे सेक्टर्स के अंदर जा रहे हैं। तो वो भी, और यहीं से इसलिए जिसके 1 एकड़ 2 एकड़ आती है, कहते हैं मेरी जमीन को सेल करके 40 लाख रुपए दे के इलीगल वे से में अमेरिका चला गया, यूएसए चला गया, कनाडा चला गया या ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ जाने को तैयार है। और वहाँ भी उनको पता है कि हमारे को कोई वहाँ व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिलेगी, हम कोई वहाँ साहब नहीं बनेंगे, हमारे को वहाँ मजदूरी ही करनी है। और वो जो व्हाइट कॉलर की बजाय जिसको ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं या लेबरर्स जो बोलते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड लगेगा वहाँ, कोई रिसेप्शन के ऊपर काम करेगा, या कोई प्लम्बर लगेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन लगेगा, तो कोई ड्राइवर लगेगा, वो उसके लिए तैयार है, मेंटली तैयार है, क्योंकि वहाँ इनकम ज़्यादा है। तो लेकिन साथ में इनकम होने के साथ साथ उनको वहाँ जो टाइम लगता है, उस टाइम के अंदर वो अपनी अपस्किलिंग भी करते हैं। उनको अगर कोई यहाँ ड्राइविंग का लाइसेंस है तो वो लाइसेंस वहाँ नहीं चलता है, उसको वहाँ से दोबारा से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। जब उसके पास वो लाइसेंस मिल जाएगा तो उसको एक पर्टिकुलर रोड के ऊपर ड्राइव करने के लिए परमिशन मिल जाएगी, लाइसेंस मिल जाएगा, तभी वो कर सकता है। मीन्स हमारे यहाँ के एजुकेशन को वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए मानते हैं। हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको ही पता है कैसे मिलता है यहाँ ड्राइविंग टेस्ट। हम ड्राइविंग पर स्टार्ट कर देते हैं और लाइसेंस बाद में आता है, या टेस्टिंग ही नहीं होती यूजुअली। मैं हर कहीं ये नहीं कहता कि हर जगह ऐसा ही है, लेकिन यूजुअली वहाँ बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले के अंदर, उनके रूल रेगुलेशंस हैं, और डिफॉल्टर्स को पनिश भी बड़ी स्ट्रिक्टली किया जाता है। तो इंडियंस तो बहुत सारे जाते हैं, वो कहते हैं आधी हमारी 1-2 साल तो हमारी सैलरी इसी में जाती है, यहाँ फाइन दे दिया, वहाँ फाइन दे दिया, पता ही नहीं चलता हमने कहाँ गलती की है। तो अभी पीछे एक मेरे साथ कहीं मैं 3-4 दिन से देहरादून के अंदर ही किसी उत्तराखंड गवर्नमेंट के असाइनमेंट के ऊपर, तो वहाँ मेरे को एक एक्सपर्ट मिले, तो वो बोले कि मैं कुछ साल पहले, लगभग 15 साल पहले इथियोपिया गया हुआ था। तो वहाँ खाना खाते वक्त मैंने उसके अंदर कुछ खाना मुझे टेस्टिंग लगा तो छोड़ दिया, तो ऑर्गेनाइजर जो थे उन्होंने पुलिस को बुला लिया, क्योंकि वहाँ खाना झूठा छोड़ना एक पब्लिक ऑफेंस है। तो हमारे को नहीं पता होता, तो ऐसे अगर वो तो चलो इथियोपिया की बात थी, उसको भी उन्होंने जो भी रिजॉल्व किया। तो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत सारे स्टार्टिंग एरियाज के अंदर हमारे को फाइन भी देनी पड़ती है। रीजन से ये है कि हमारे को रूल रेगुलेशन पे स्ट्रिक्ट हैं। तो बात ये है कि अगर हम वही स्किलिंग यहाँ करते और उसी टाइप का हम स्टेटस देते, उस टाइप की हम सैलरी देते, तो उनको वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में जाने की जरूरत नहीं थी। और इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री सेक्टर बोलता है, वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो ट्रेड मैन पावर है वो लगभग, इसमें 2.3 लिखी हुई है, पुराना डेटा है, तो लगभग 3 से 5% तक है। हाँ जी, वो बताऊंगा ना, वो मैं बताऊंगा आपको ये डिसेबिलिटी से कैसे अलग है। जो डिसेबल्ड हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, यू कांट एक्सक्लूड देम। उनको आप बाहर नहीं कर सकते हो। जो जनरल पॉपुलेशन है, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन बताया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, और हम उसके बाद उसके ऊपर आएंगे कि उनके लिए सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स कौन सी हैं जो सिर्फ डिसेबल्ड के लिए ही चिन्हित की हुई है। आप वेट करो, ये मैंने आपको बताया कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड। हम ये बता रहे हैं कि जनरल पॉपुलेशन में क्या दिक्कत है, डिसेबल्ड तो और डिप्राइव्ड है, वो वंचित वर्ग है, उनके अंदर तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जब एक जनरल पॉपुलेशन इन सब चीजों को फेस कर रहा है, तो डिसेबल्ड सेक्टर तो और ज्यादा डिप्राइव्ड है, उसकी हम बात करेंगे।
मैं आपको सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स में बताऊंगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है। सर सॉरी बीच में मैं इंटरप्शन के लिए, जो भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है सबका संबंध एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन से है। ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है कि डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड का एक साथ होकर एम्प्लॉयमेंट देना। मैंने आप देखिए एकेडमिक, लीगल एंड सोशल इंटरवेंशन फॉर द एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ CWSN। थोड़ा पढ़िए उसको। क्वेश्चन जानने से पहले बीच में इंटरप्ट ना करें, क्वेश्चन सेशन एंड में होगा, आप बीच में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ सभी से मेरा अनुरोध है आप उस डिसिप्लिन को बनाए रखें। और मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपको भी अपस्किलिंग की जरूरत है कि डिसेबल्ड सेक्टर के अंदर या जेनरिक सेक्टर के अंदर हम किस प्रकार से इंक्लूजन कर सकते हैं थ्रू वोकेशनल एजुकेशन। आप सुनिएगा, बाद में आपके जो प्रश्न होंगे वो मैं लूंगा, क्योंकि हम जो विकलांग जो लोग हैं उनको जनरल पॉपुलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। उनको आपने कहीं दीवार किया हुआ है कि वो इसको टेकअप ना करें? नहीं, हम तो उनके लिए डोर्स को ओपन कर रहे हैं। ये जनरल पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो वोकेशनल स्टेटस है इंडिया के अंदर में जेनरिक पॉपुलेशन का है, और जेनरिक पॉपुलेशन के अंदर अगर ये स्टेटस है तो डिसेबल्ड के अंदर उसका स्टेटस क्या होगा। मैंने आपको एक स्लाइड के अंदर दिखाया था कि 99.5% डिसेबल्ड हायर एजुकेशन में नहीं आ पाते हैं। वो क्यों नहीं आ पाते? तो वो जनरल पॉपुलेशन की फिगर देखिए ना आप, कहाँ कितने हजार यूनिवर्सिटीज हमने ओपन कर दी है। 1133 यूनिवर्सिटीज का तो मुझे पता है, लगभग 43 से 45,000 कॉलेजेस हैं, और उनके अंदर डिसेबल्ड की जो संख्या है वो 0.5% है। तो ये सोचने का विषय है कि हमारा जो फीडर सेक्शन है, जहाँ से स्कूल सेक्शन से हायर एजुकेशन में आते हैं या पॉलिटेक्निक में जाते हैं या ITIs में जाते हैं, वो IITs में तो जा रहे हैं, IIM में जा रहे हैं, लेकिन इनमें नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? यही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है। इस स्लाइड के अंदर भी नेस्कॉम का डेटा है, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। ये एक इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहते हैं कि जो जनरल पॉपुलेशन है, हमारे जैसे जो लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, तो वो जनरल पॉपुलेशन में भी 75% इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते हैं। तो जिस सेक्शन के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वहां तो और ज्यादा पुअर स्टेटस है, उनका डेटा ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि कितने परसेंट जा पाते हैं। मोटा मोटा डेटा इकट्ठा होता है, और वो डेटा के अंदर भी वेरिएशंस हैं, क्योंकि हम डिसेबिलिटी को जिस ढंग से कंसीडर करते हैं, जितनी डिसेबिलिटीज को लेके इंडिया में डेटा कलेक्ट होता है, WHO के अंदर या दूसरी यूनेस्को की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अपने पैरामीटर्स हैं, इसलिए हमारी वेरिएशंस आती हैं। और गिनती करने वाले जो हम महान हैं, उनके ट्रेंड होते हैं, हमारे अनट्रेंड होते हैं। हमारे एक स्कूल के टीचर को बोल दिया जाता है, जाइए सेंसस करके आ जाए, ब्रीफ उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देते हैं, उनकी इन डेप्थ ट्रेन देते हैं, वो जानकारी भी निकलवाते हैं जिससे देते हैं। तो उनका डेटा हमेशा ही हाई लेवल पे आता है, हमारा डेटा हम पाया जाता है कि रिलायबल नहीं है। तो वो अपने रीजंस हैं, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखते हैं, हम ये नहीं कहते एग्जैक्ट 0.2, 0.5 या 0.7 के ऊपर या 2 या 5% के ऊपर आप स्टिक हो जाओ, वहीं अट जाओ। हम ये कहते हैं ओवरऑल सिनेरियो को देखो। ओवरऑल जो सिनेरियो है वो कंप्लीट सिनेरियो वो डेप्लोरेबल है, वो निराशाजनक है। और इसके अंदर एक चलो फिगर्स नहीं आ रही, पता नहीं क्या दिक्कत होगी। तो इसके अंदर ये एक फिगर भी थी, अदरवाइज ये जो डेटा है जिस सेक्टर के अंदर आप काम करते हैं ना, उसका डेटा है, और वो ये दिखाता है कि हम कितनी लगन के साथ काम करते हैं और हमारे पास किस लेवल के स्टूडेंट्स आते हैं। दोनों ही तरफ से वन वे ट्रैफिक नहीं है, बोथ वे ट्रैफिक है। बड़ा ये पता नहीं कैसे अच्छा बड़ा कर कंट्रोल F5 अच्छा F5 स्लाइड शो से कर दो, स्लाइड शो से कर दो, स्लाइड शो से कर लो, नीचे स्लाइड शो ऊपर फ्रॉम करंट से। एक मिनट सारे कहने मेरे सामने नहीं आएगा। आइए ये आगे कर दो, आगे आप ये कर दो। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है 2019 की है, कोरोना से जस्ट पहले की है, और कोरोना के अंदर तो और सिचुएशन वर्स हुई है।
ये कहती है जो डेटा जो बता रहा है कि, और आप सब जानते भी, हम जानते भी हैं, लेकिन ये सिर्फ इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारे पास इंटेक आ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं, और उसको हम किस टाइप से कितना पॉलिश कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इसमें ना कुछ फिगर्स गायब हो गए डॉक्टर, जिसमें पता नहीं कैसे, चलो कोई नहीं, जैसा भी है। तो ये जो 11% इसमें कहा गया कि क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स है ना, और आप इस चीज से एग्री करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ या ये अखबार बोल रहा है, ये जो वहाँ जो लोग जाते हैं आप जैसे हमारे जैसे ही वही रीडिंग लेके आते हैं। हमारे में कमी है तो वो अलग बात है, अदरवाइज यही कह रहे हैं कि भी जो 11% जो क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लास को पढ़ सकते हैं। 89% जो हैं दे आर नॉट एबल टू रीड द टेक्स्ट बुक व्हिच इज मेंट फॉर द क्लास 1 स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट स्कूल्स का डेटा है ये। इसी प्रकार से 28% जो क्लास 3 के स्टूडेंट हैं वो सब्सट्रैक्शन कर पाते हैं, और 50% जो 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो सिंपल डिवीजन कर पाते हैं। 5वीं क्लास तक पहुंच गया तो वो डिवीजन भी नहीं सीख पाता है, या गुणा भाग घटा ये नहीं आती है उसको। अब आप कहोगे जी इसमें हमारा क्या है, जब ये जेनरिक पॉपुलेशन का ये डेटा है तो उसको आप डिसेबल्ड के ऊपर उसको अप्लाई करो ना कि उनकी हालात क्या होंगे जिसके ऊपर आप काम करते हैं, उनकी हालात इनसे भी खराब है। तो और ये भी देखा गया है सर, ये रिसेंटली एनसीईआरटी ने भी अपने इसमें बताया है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में, अभी उसके ऊपर लंबी वर्कशॉप हुई है कि लर्निंग डिसेबल्ड किसको माने, लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में, साइंस में। हरियाणा बोर्ड ने अपनी जो किताबें बनाई है रिसेंटली सर, उसमें बताया गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी और स्लो लर्नर का जब कंसेप्ट आया तो वहाँ पर एक ग्रुप विद स्पेशल नीड्स डिपार्टमेंट है, उसमें ये कंसेप्ट आ रहा है कि जब वो सर्वे करने के लिए प्रोजेक्ट में फील्ड में जाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, तो पूरी की पूरी क्लास को हिंदी नहीं आती, पूरी की पूरी क्लास को मैथ्स ही नहीं आता, पूरी ऐसी क्लास है जिसको इंग्लिश ही नहीं आ रही। तो सर ये बिल्कुल आप बेसिक बातें बता रहे हैं कि इससे हमें समझने की ज़रूरत है, ये हमसे जुड़ा हुआ है। आप उस व्यक्ति को 10वीं पास करा दीजिए, उस बच्चे को, वो कौन से कोर्स में जाएगा, कहाँ जाएगा। वैसे तो आप आईडी बोल रहे हैं, लेकिन आईडी जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, निपिड जो इंस्टीट्यूशन है सिकंदरा, उसका डायरेक्टर तो इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है, जबकि हमारे इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर तो विजुअली इम्पेयर्ड है, बहुत सारे रहे सामने फोटोग्राफ्स हैं। तो सर ये समझने की बात है कि आखिर बेसिक रीजन क्या, जो सर आप बता रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द बेसिक कि ह्यूमन बीइंग है उसका कैसे हम स्किल बेस्ड करें। कोई बात नहीं, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेकिन इस डेटा से एक बात तो ये आ रही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। हम तो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करते हैं, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में आप अपने बच्चों को नहीं भेजते, मैं अपने बच्चों को नहीं भेजता, क्योंकि हमें उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं लगती। वही तो हम काम करते हैं, और हमें लगता है कि भाई वहाँ हमारा बच्चा पढ़ेगा तो वो कुछ ना कुछ लैक करेगा, उसको वो नहीं मिल पाएगा जो हमें उम्मीदें हैं। तो ये सेक्टर, अगर आप सभी गवर्नमेंट सेक्टर के स्पेशल एजुकेटर्स हैं, अगर आप में से ही बहुत सारे लोग जिन्होंने प्राइवेट में काम किया उनको लो सैलरीज मिलती है, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। आप अमर ज्योति स्कूल जानते हैं, नाम सुना है जी? आप उसको विजिट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वो वोकेशनल एजुकेशन में मिलती है, दूसरी एजुकेशन में मिलती है, काउंसलिंग में मिलती है, रिहेबिलिटेशन भी वो करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर आप में कोई कमी है, मैं ऐसा नहीं कहता। हमारे पास सिनेरियो नहीं है काम करने की, एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मोटिवेशनल फोर्स नहीं है वो। अब आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो कर दी जाती हैं ब्लॉक लेवल के ऊपर, तो आप स्कूल लेवल पे करो ना। ये टीचर अगर स्कूल में रहेगा, जो बच्चे डेली रूटीन में वहाँ आते हैं उनके साथ उनकी डेली इंटरेक्शंस होंगे, अदरवाइज तो आप अटेंडेंस लेने जाते हो स्कूलों के अंदर, सच्चाई नहीं है? कभी कभी विजिट करते हो वहाँ जाके। फिर दूसरी बात है, आप लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हेड टीचर्स आपको मिलेंगे, वो कहते हैं स्पेशल है। तो स्पेशल है, तो जब आपको वो एक एक्सक्लूसिव बना रही है अपनी मेन स्ट्रीम टीचिंग फर्टर्निटी जो है, जो आपका अध्यापकों का भाईचारा, उससे आपको बाहरी कर दिया उन्होंने, तो वो बच्चों का क्या दोष है जो जिनके बारे में हम बात करें, उनको तो आम लोग कर ही देंगे। जब आप ठीक ठाक होते हुए भी आपको एक स्पेशल टैग दे दिया गया है, ये तो स्पेशल टीचर है, तो स्पेशल मीन समथिंग इन एडिशन टू द नॉर्मल। तो आप तो दूसरों से कुछ एडिड वैल्यू है आपकी, उस चीज को हम समझा नहीं पा रहे हैं, वो नहीं समझा पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी सोसाइटी के परसेप्शन, ये प्रॉब्लम भी है। और जैसे मैंने आपको बताया, आप
आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो एरिया, आपकी फील्ड है, वो वहाँ से उठ के आया है जब इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं करता था। आप यहाँ तक तो पहुँच गए, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। हम बात करते थे कि विमेंस को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा। आज विमेन कहती है कि आई एम द ओनली पर्सन हु इज राइट। ऐसा ही है ना मैडम? मैं एक बारी मेघालय गया हुआ था, तो मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग से गुवाहाटी आ रहा था। तो गुवाहाटी आते वक्त जो हमारी टैक्सी है, तो वो एक रेस्टोरेंट पे रुकी, तो वॉशरूम्स वगैरह बने हुए थे। मैं देख के वहाँ हंसी भी आई मुझे, तो और हंसी इसलिए जो उस पर मैटर लिखा हुआ था, तो उन्होंने लिखा हुआ था मेल लेफ्ट, विमेन्स राइट, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। तो मैं बोला ये इन्होंने बड़ा काम किया, भी कहाँ से सोच निकाली? उन्होंने कहा मेल गो टू लेफ्ट, विमेन्स गो टू राइट, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। तो आप उस जमाने से बढ़ के यहाँ तक पहुंची हैं कि आज आपकी से है घर के अंदर। तो ये भी एक ऐसा ग्रुप है जो यहाँ तक पहुंचा है और सुनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर जावेद अबीदी जैसे जो आज नहीं रहे, वो इतने जबरदस्त एक्टिविस्ट रहे कि जो आप ये RBWD एक्ट वगैरह देख रहे हैं, ये कितनी मेहनत होगी। अभी एक लखनऊ में एक प्रोग्राम था, तो उसके अंदर आरपी सिंह थे, मेंबर सेक्रेटरी RCI की, JP सिंह, डॉक्टर JP सिंह जी शेयर कर रहे थे कि जी हमने कैसे RCI को स्टार्ट किया। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-30 साल 25 साल पुरानी, कोई ज्यादा टाइम नहीं होता, कि पहले कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था क्या, अभी भी नहीं है। तो आपने अपनी रिकॉग्निशन तो दर्ज करवाई है, और एक वो आएगा जब आप लोगों को लोग पूछेंगे कि ये एक ऐसे सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं जो इन एडिशन टू नॉर्मल है। आपकी जो BEd की डिग्री है, डिप्लोमा है, आप जेनरिक एजुकेशन में भी जा सकते हैं और आप स्पेशल में भी आ सकते हैं। उनको जेनरिक वाला कोई बार स्पेशल में एम्प्लॉयमेंट देगा तो दिखाओ, वो नहीं आ सकते। तो आप उनसे कहीं बेहतर हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक स्पेशल टैग लगा दिया गया, वो नेगेटिव परसेप्शंस के कारण कि, और दूसरा रीजन ये है क्योंकि आप परमानेंट नहीं है। अगर वो होता तो वो उसके लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। एक ऐसी स्टेज से आए जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं कि आपकी पे फिक्सेशन, सैलरी बेनिफिट्स, वो पॉलिटिकल भी होते हैं, वो सोशल भी होते हैं, वो एकेडमिक भी होते हैं, हर तरह की एफर्ट्स करनी पड़ती है। तो वो स्टेज पे आप आए हैं आज, ये फील्ड भी उसी स्टेज के ऊपर आई है। इस स्लाइड के अंदर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उससे रिलेटेड एक फिगर था, वो शायद नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ बात यही कहनी थी कि भाई हम इसके लिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था अभी तक वो जिम्मेवार था। लेकिन जब हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम अपने आप, जैसे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि सर आप जनरल एजुकेशन की बात करते हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन जब डिसेबल की बात करेंगे तो वो इस लार्ज स्केल के ऊपर नहीं आ पा रहा है जो कि जनरल एजुकेशन के लिए है। और वोकेशनल एजुकेशन की हम फर्स्ट टाइम कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ये तो इस बारे में 100 साल से बात हो रही है। और गांधी जी की अगर आपने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जब आपने BEd की थी, उस समय आपने गांधी जी की एजुकेशन फिलॉसफी पढ़ी होगी, तो उसमें आपने खुद पढ़ा होगा कि गांधी जी ने कहा था कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो मस्ट है, और क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उनका क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन रखो, हम एजुकेशन दे। वो एक आदमी कितना विजनरी था जो 100 साल पहले ये सोच रहा था, और उसने ये कहा था गांधी जी ने कि एजुकेशन शुड बी गारंटी अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई तुम जो डिग्रियां दे रहे हो ना, ये बांट रहे हो, इसका करोगे क्या अगर जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि वो टाइम गया जब हम ज्ञान के लिए डिग्री प्राप्त करते थे, अब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, या कॉम्पिटेंसी जो हमारी है उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए, अपनी एबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट करने के लिए आज हम डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। तो एजुकेशन मस्ट बी ए गारंटी अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट, वो एक श्योरिटी होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हम स्किल्ड होंगे। अब मैं आप पार्टिसिपेंट्स को या मेरे जैसे ही बहुत सारे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाते हैं, और इवन स्कूल लेवल पे जो स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी लेवल पे हम स्टूडेंट्स को फेस करते हैं, अगर मैं आपको एक पेपर दे दूँ ना, या उन सबको दे दूँ और ये कहूँ कि आप अपने बारे में एक पेपर, एक शीट भर दो, आप नहीं भर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है 95% नहीं लिख पाएंगे अपने बारे में। और आप क्या करेंगे, देखना तूने क्या लिखा है, तू बताइए क्या लिखा है, बेटो भी पीछे देखना, ये ट्रेंड है। और उसके लिए आप दोषी नहीं है, ये सिस्टम दोषी है, जो एजुकेशन सिस्टम जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारे को राइटिंग स्किल्स सिखाई ही नहीं गई है।
हमें बताया नहीं गया हाउ टू राइट, हमें बताया गया हाउ टू क्रैम एंड हाउ टू लर्न एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स, ये बताया गया। रट्टे मारो, याद करो, एग्जाम में लिखाओ, अच्छे नंबर लो और भूल जाओ, वो तो स्किल नहीं है ना। भूल गए तो भूल गए, फिर क्या, जैसे कोरे थे वैसे ही रहे, साथ में एक डिग्री रही और साथ में रहा इन्फेक्टिव कॉम्प्लेक्स और फ्रस्ट्रेशन कि मेरे पास इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि आप एक पैराग्राफ ही नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए जो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हम टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं, वो हमें मीन सीरियसली नहीं लेते हैं। वो कहते हैं आप किस टाइप की एजुकेशन दे रहे हो, जो बच्चे एक पैराग्राफ नहीं लिख पाते या आपके खुद ही नहीं लिख पाते आप अपने बारे में तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। और इवन अगर हम यहाँ स्टेज पे भी खड़े हो जाए ना तो अपने बारे में बोलना स्टार्ट करें, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे हेजिटेट करेंगे क्योंकि हमारे को ऑडिटिंग स्किल्स सिखाई नहीं गई है। तो वो एक सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल के अंदर नहीं है। यही जो चीज़ें हैं 100 साल से हम बोलते आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा गांधी जी जो हमारे यहाँ पे वो बोलते आ रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाई। बहुत सारी कमीशन ने भी कहा, हमारा मुदलियार कमीशन था कहता है 8वीं क्लास के बाद वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दो। कोठारी कमीशन ने कहा कि 50% जो बच्चे हैं वो वोकेशनल एजुकेशन में चले गए। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ने कहा, नेशनल नॉलेज कमीशन ने कहा, एनईपी 2020 ने भी मुझे जो लगता है कि ज़्यादा ही एस्पायर कर लिया था और ये कहा कि 2025 तक 50% जो बच्चे हैं इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड, वो कह रहे डिसेबल्ड क्या है, डिसेबिलिटी इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिसी मैटर्स। उन्होंने कहा है कि सभी जो हमारी स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो 2025 तक वो वोकेशनल की तरफ स्विच और हो जानी चाहिए। और उसके रीजंस हैं, वो रीजंस ये हैं कि बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, मैं पहले नहीं बताना चाहता, लेकिन असफल क्यों रही है? असफल इसलिए रही है क्योंकि अभी तक हमारा पुअर परसेप्शन रहा है। हम वोकेशनल एजुकेशन को सेकंड ग्रेड का मींस एजुकेशन समझते हैं कि जो एकेडमिकली पुअर है, जो पैसे नहीं दे सकते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, या जिनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, तो वो कहते हैं आईटी में दाखिला लेंगे, पॉलिटेक्निक में दाखिला लेंगे, वो एडमिशन दिलवा देते हैं। वहाँ भी उनको सीरियसली नहीं लिया जाता क्योंकि वो एकेडमिकली ब्राइट नहीं होते, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आए होते, वो भेजे जाते हैं फोर्सफुली क्योंकि उनके पेरेंट्स की या फैमिली की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इस वजह से ये पुअर परसेप्शन रही जो वोकेशनल एजुकेशन की इंडियन मास के अंदर, इस वजह से ये रहा। और जो इंडस्ट्री है वो कहती है आपका पॉलिटेक्निक का जो कोर्स करिकुलम है ना, उससे जो पास हो गया है वो मेरे यहाँ इलेक्ट्रीशियन का जॉब नहीं कर सकता, उसको कुछ नहीं आता है। वो कहते हैं अपने करिकुलम पुअर है, आपके मेथड्स पुअर हैं, आपकी वर्कशॉप आउटडेटेड है। मेरे पास यहाँ मारुति में अगर वो काम करेगा इंडस्ट्री के अंदर या एशियन पेंट्स में करेगा, मेरे पास तो अपडेटेड लैब्स हैं, अपडेटेड वर्कशॉप्स हैं, तुम्हारे पॉलिटेक्निक में क्या है? तो इस वजह से भी जो स्कूल्स या पॉलिटेक्निक्स या कॉलेजेस रहे हैं, इस वजह से भी ये रीजन रहा है। टीचिंग मटेरियल एक अपना मीन्स ये, और सबसे इंपॉर्टेंट रहा लैक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी, जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस प्रेजेंटेशन का, बाकी सबको छोड़ दो, वो है लैक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। मीन्स आप शिक्षा के स्तर के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं, समानांतर नहीं, वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो वहाँ पहले जो वोकेशनल एजुकेशन थी जो अभी तक चली आ रही थी इंडिया के अंदर, वो था वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 12वीं कक्षा या सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर हम वोकेशनल एजुकेशन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ जी, थैंक यू जी। वो अभी तक जो था हमारा वो ये था कि 12वीं के अंदर हम जो वोकेशनल एजुकेशन है या व्यावसायिक जो शिक्षा जिसको बोलते हैं वो कैसे दे सकते हैं। हम उसके बाद अगर कोई बीएससी करना चाहे तो वो कहते थे तेरा जो सर्टिफिकेट है इसके आधार पे दाखिला नहीं मिलेगा बीएससी में, बीए में भी नहीं मिलेगा, बीकॉम में भी नहीं मिलेगा, दूसरे कोर्सों में भी नहीं मिलेगा। वो बेचारा मन मार के जी मेरा तो सर्टिफिकेट ही मांगते, वो अपने घर रह जाता था। मीन्स वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाता था, एक ही इन्फेक्टिव कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डल जाता था, वो कितना ही ब्राइट हो लेकिन वो नहीं ले पाता था। अब ये पॉसिबिलिटी हो गई है, उसका हम जिक्र करेंगे कैसे। ये पॉसिबिलिटी 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने जब इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया कि हिंदुस्तान के अंदर जो वोकेशनल एजुकेशन की स्थिति ऐसी क्यों है कि सिर्फ हम 5% जो बच्चे हैं वो वोकेशनल स्ट्रीम में भेज पा रहे हैं, 95% कन्वेंशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो हमारे ट्रेडिशनल कॉलेज है जो वहाँ जा पा रहे हैं। आप देखिए जब आप पढ़ते थे कितने लोगों ने सोचा था वोकेशनल स्ट्रीम के बारे में, नहीं सोचते थे, और हम सोचते थे तो उसको इंफीरियर सोचते थे। और हम ट्रेडिशनल कोर्स के अंदर बीए कर रहे हैं ना,
तो भी हम अपने आप को उनसे सुपीरियर सोचते थे, ये डेटा बताता है। और एट प्रेजेंट भी ऑल इंडिया सर्वे में हमारा एजुकेशन होता है हर साल, उसके अंदर ये बताते हैं लगभग 65 से 70% जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट है वो बीए कोर्सेज के अंदर है। तो व्हाट टाइप ऑफ स्किल दे आर गेटिंग, वो उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा, वो कहाँ जाएंगे, वो बीए के बाद एमए कर लेंगे, एमए के बाद एमफिल कर लेंगे, एमफिल के बाद पीएचडी कर लेंगे, फिर सर्टिफिकेट लेके नौकरी के लिए घूमेंगे, स्किल नहीं होगी, प्रॉब्लम तो वही रहेगी। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो एनएसक्यूएफ जिसको बोलते हैं, ये 2013 में लॉन्च किया। सारी की सारी वोकेशनल जो पहले के नोटिफिकेशन थे पॉलिसी उनको स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया, और ये नया आया। उसके बाद मोदी साहब आगे गवर्नमेंट, उन्होंने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, जो आप देखते थे न्यूज, हालांकि उसमें भी अपनी वीकनेसेस रही, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन एटलीस्ट कुछ अवेकनिंग उन्होंने डेवलप की। और आज हमारे पास स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, बीवोक कोर्सेज हैं, एमवोक कोर्सेज हैं, पीएचडी भी वोकेशनल एजुकेशन इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आज हम इस एनएसक्यूएफ के कारण ये सोच सकते हैं कि मैं प्लम्बर हूँ, मैंने प्लम्बिंग का काम किया, मैं पाइप की फिटिंग करता हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, या मैं मिस्त्री हूँ, राजमिस्त्री हूँ, तो मैं भी पीएचडी कर सकता हूँ। पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये एनएसक्यूएफ ने ये पॉसिबिलिटी को डेवलप किया है, इसको निकाला है एनएसक्यूएफ के अंदर। इन्होंने क्या किया है कि जो बच्चा कोई भी उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 9th क्लास के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट लेगा, वो उस सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी तक उसको आगे प्रोसीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी का मैंने एक सेक्टर चूज किया है, और उस सेक्टर को मैं एज ए प्रोफेशन अपनाना चाहता हूँ। मैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर अपने आप को इंगेज करना चाहता हूँ। तो 9th क्लास के बाद 10th क्लास के अंदर 11th 12th 4 साल के अंदर मैं स्कूल लेवल पर उसको परस्यू कर सकता हूँ। उसके बाद उसी के अंदर बैचलर ऑफ वोकेशनल जो कोर्स होता है, वो डिग्री मुझे यूनिवर्सिटीज देती हैं। मैं वहाँ मीन्स 5वां लेवल, 6वां लेवल, 7वां लेवल, 5, 6, 7 वहाँ 1 साल करूँगा डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल करूँगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करूँगा मुझे डिग्री मिलेगी। ये पॉसिबिलिटीज दे दी है इस एनएसक्यूएफ ने, मीन्स हमारी वर्टिकल मोबिलिटी हो रही है। और उसके बाद अगर मैं मास्टर डिग्री करना चाहता हूँ प्लम्बिंग के अंदर, मैं प्लम्बर ही हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि यस आई एम एमएससी इन प्लम्बिंग। मैं अगर आप कहेंगे सर एक प्लम्बर का क्या काम है, वो तो पाइप में ठीक करता घरों में जाएगा, उसको एमएससी डिग्री की क्या जरूरत है। तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्लम्बिंग का काम करे, वो प्लम्बिंग की अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। वो प्लम्बिंग ये जो जितने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो पूरा ग्रुप बना सकता है, बहुत सारे प्लम्बर्स को इंगेज कर सकता है, वो बिजनेस रन कर सकता है प्लम्बिंग से रिलेटेड, अपनी एजेंसी ओपन कर सकता है। वो पीएचडी करने के बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर जा सकता है, वो टीचिंग के अंदर जा सकता है। बहुत सारे एवेन्यूज एरियाज जो हैं वो प्लम्बिंग के अंदर भी इमर्ज हो सकते हैं। मीन्स ऐसे सेक्टर्स हैं। मैं इसी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, तो हमारे हरियाणा से ही उस समय मिनिस्टर थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो वो कहते हैं मैं अमेरिका के अंदर गया, और अमेरिका के अंदर मैंने इसी के ऊपर बात की। तो वो कहते हैं जी आपके कितने कोर्स चलते हैं वोकेशनल? तो उन्होंने कहा हमारे 200 चलते हैं। बोले हमारे 70 तो हेयर ड्रेसिंग के ऊपर हैं। बाल काटने के 70 कोर्स हैं, बाल सीधे रखने हैं, टेढ़े रखने हैं, रंगीन करने हैं, कितने टाइप से रंगीन करने हैं, फौजी कट लगाना है, ऐसे 70 कोर्स हैं बाल काटने की। अब लोग आते हैं और वहां पे करते हैं। और ऐसे ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है काफी टाइम से, काफी टैलेंटेड था, बहुत सारे पैसे कमाता है। और एचपी के अंदर जो सॉफ्टवेयर एजेंसी है, ये कंपनी है, इसके अंदर वो बेंगलोर में जॉब करता है। तो उसकी वाइफ कविताएं लिखती थी। 20 साल पहले मैंने उसकी कविताएं पढ़ी। तो मैं बीच में 5-7 साल पहले कोई फोन पे बात हुई, तो हमने कहा कि भाभी जी की कविताएं आपने पब्लिश करवाई, जो इतनी अच्छी कविताएं लिखती थी। कहता कहाँ कविताएं, अब तो उसने ना अपना सैलून खोल लिया। तो मैं बोला सैलून खोल लिया? तो अब मैं भी एक सोसाइटी के अंदर रहता हूँ। तो मैंने कहा क्या बात, तेरे पास कोई कमाई की कमी है जो सैलून खुलवाएगा उससे? तो कहता कितना टर्नओवर होगा उसका? तो मैंने कहा होगा 10 लाख रुपए साल का। कहता 3 करोड़ रुपए पर एनम है। 70,000 में उसमें मैनेजर रखे हुए हैं जो देखते हैं। उसकी स्किल है, उसकी स्किल है 3 करोड़ रुपए पर एनम वो। और मैंने कहा वो बाल काट के कमाई है। इन द सेंस इसको इन्फिनिटी में मत लीजिएगा या दूसरे सेंस में मत लीजिएगा। तो क्योंकि हमारे पास इतने सारे कोर्सेज डाइवर्सिफाइड अवेलेबल हैं। और मैंने कहा तुम कितना पैसा लेते हो बाल काटने के?
कहता मिनिमम 800 रुपये। मैं बोला 800 रुपये, मैं तो 70 रुपये में कटवा के आता हूँ। तो मैं इसके लिए तो फिर हमारे को आना पड़ेगा बेंगलुरु में। मैं बोला एक दिन बाल कटाने जरूर आऊंगा आपके सैलून में। तो देखो ये उसकी स्किल है, 800 रुपये कौन देगा? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो हब है वहाँ उसका वो सैलून है जहाँ पेइंग कैपेसिटी बहुत है। उसने उसको चिन्हित किया अपने इंटर में। उसने जो जिनके पास स्किल्ड पर्सन है, हेयर ड्रेसर थे, वो एंगेज किए। और ये देखो घर घर की कहानी है। मैं भी कई बार जब हमारी जो बेटर हाफ है, घरवाली है, वो जब जाती है तो कहती है मैं तो यही बन जाती ठीक थी। वो भी स्पेशल एजुकेटेड है। तो मैं बोला ऐसा क्यों? बोला इतनी सारी कमाई। तो मैं बोला फिर किसने रोका है? अभी तो हम 70 रुपये में कटाते हैं, फीमेल्स की कटिंग होती है 500-700 रुपये में। ऐसे ही ना बहुत सारी। और फिर इनको लालच ही आता है, ये बढ़िया है हमारे से। तो बताते हैं आपको 500-700 5-7 हज़ार में। ये भी सही है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि सच बताएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये सही कहा। हमारे रोहतक वाले पार्टिसिपेंट सब इंटेलिजेंट हैं। वैसे सर ने जो है ना, मैं एक सर्वे किया था, उसमें मेरी बहुत हेल्प की। और मेरे साथ जहाँ भी जिस स्कूल में विजिट की वहाँ उन्होंने ये साथ में गए और डेटा कलेक्ट करवाया। उसके लिए मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म से धन्यवाद करता हूँ। तो ये मीन्स हम बात करें स्किल कोर्सेज की। स्किल कोर्सेज के अंदर जब स्किल कोर्सेज देखिए, अब जो ये NSPF आया इसके अंदर इसके फायदे क्या हुए? तो मल्टीपल एंट्री स्टार्ट होगी। किसी ने ट्रेडिशनल स्कूल में एडमिशन लिया, वो पॉलिटेक्निक में जा सकता है, पॉलिटेक्निक से सीधे। एक और मैं एक बीच में इसमें शेयर करना चाहूँगा। अगर आप जीन से आप में से बिलोंग करते हैं ना, बहुत सारे जीन में दिल्ली हॉस्पिटल है जी, है बैठे हैं सुनील जी, डॉक्टर सुनील। तो वहाँ दिल्ली हॉस्पिटल के बाहर ना भी मैं बेटी को वायरल हाउस को लेके गया, तो एक रेडी वाला चाय बेचता है, उसके ऊपर लिखा हुआ BTech चाय वाला। आप कोई भी देख सकते हैं। मैं आपके सामने झूठ मूठ नहीं बोल रहा, कभी मजाक करने के लिए से बोल रहा हूँ। तो उसके सामने अब वो BTech है, अब वो स्किल्ड होता तो वो मारुति में लगा होता। अब उसने वही लोकली कहीं से पैसे खर्च करके एक इंजीनियरिंग की डिग्री ली, पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, लेकिन लोकल जो उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी इंस्टीट्यूशन के पास, या उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो उस फील्ड में नहीं सफल हो पाया। वो चाय के क्षेत्र के अंदर सफल है, लेकिन वो लिखता यही है रेडी के ऊपर BTech चाय वाला। तो हालांकि ये उसकी फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास डिग्रीज होती हैं, एजुकेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, स्किल नहीं होती है। स्किल उसकी किसी चीज़ में चाहे हो सकता है वो वहाँ से बहुत कमा ले। और शाम को जो स्किल्ड लेबर होती है ना, आप देखते हैं कि शाम को गोलगप्पे वाला अपनी रेडी लगाएगा एक बिजी मार्केट के अंदर, और शाम को 4 घंटे में 1500 रुपये कमा के ले जाएगा। स्किल है वो, और लोगों की लाइन लग जाती है, भैया मेरे को मिलाना, मेरे को मिलाना, मेरे को मिलाना। टिक्की वाला भी ऐसे ही करता है। तो वो स्किल है। तो हमारा ये है कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाइए, अपने अंदर उन स्किल्स को बिल्टअप करिए, ताकि लोग आपको बुलाएं। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की जरूरत ही ना पड़े कि हमारे को गवर्नमेंट में नौकरी दो, क्योंकि आपके पास इतनी अर्निंग होगी कि आप कहेंगे मैं दूसरों को एंगेज कर सकता हूँ, अपने अंडर में रख सकता हूँ। तो ये बात है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको भी स्किप करता हूँ, टाइम ज़्यादा निकल जाएगा। या भी कैसे फ्रंट नहीं होगा सर, वो फ्रंट नहीं है इसमें, जो आपने किया था वो फ्रंट नहीं है सर इसमें। अच्छा, चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ उसके अंदर क्या था। वो पिक्चर्स थी, शायद ये पिक्चर्स नहीं ले पा रहे उसके अंदर। तो ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं? देखिए NSPF के अंदर हमारे पूरे जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसको 10 लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया। हालांकि थोड़ा सा आपके लिए लिटिल बिट ये बोरिंग होगा सुनना, लेकिन मेरा जो फोकस है वो फोकस इस बात के ऊपर है। मैं आपसे 2 चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा कि मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ। मेरी कोई बाध्यता नहीं है इसके लिए कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर बोलूँ, और मेरी ये बाध्यता भी नहीं है कि मेरे को अब बोलना ही है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं 2-3 दिन से था ऑलरेडी। तो डॉक्टर जसमेर ने कहा सर आप एक दिन आ जाना। तो मैं 2016 के अंदर जापान के अंदर गया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, गवर्नमेंट ने मुझे भेजा वहाँ। मैं एक रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा था,
रेलवे स्टेशन पे सुबह सुबह बच्चे अपने स्कूल्स में जा रहे थे मेट्रो गाड़ी से, तो मेट्रो स्टेशन पे, तो उसमें एक बच्चे से मैंने पूछा कि वैसे ही जस्ट फॉर द शेक ऑफ क्यूरियोसिटी आप भी किसी से पूछ लेते तुम क्या बनना चाहते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन, आप पहले किस क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा सर मैं 12th में पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा 12वीं के बाद क्या बनोगे? तो कहता है ड्राइवर। आपका बच्चा आपको बोले ड्राइवर तो आप क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे। तो वो इसलिए पढ़ा रहे हैं तो ड्राइवर ही बनेगा, चढ़ के पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि इसे खराब करें हमारी यूजुअली ये परसेप्शन है। तो मेरे को भी लगा कि ये क्या बोल रहा है, ड्राइवर बनेगा। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोले, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर बोले, पैरामेडिकल के अंदर बोले, मिलिट्री में बोले, तो सोचे कि ऐसा। तो उसने कहा सर ड्राइवर। तो मैंने कहा वाई? कहता बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक भी तो फिर मैंने कहा कि फिर वो अपने आप ही कुछ बोलता है। उसने कहा, कहता है मैं ना ट्रेन ड्राइवर बनना चाहता हूँ। अपने में तो आप बताओ कितने सोचते हैं ट्रेन ड्राइवर, आप तो ज़्यादा कह रहे कार चला लेंगे, बस चला लेंगे, ट्रक चला लेंगे। उसने ये वॉज वेरी स्पेसिफिक, उसने कहा मैं ट्रेन ड्राइवर बनना चाहता हूँ। और फिर उसने कहा मैं गुड्स ट्रेन ड्राइवर बनना चाहता हूँ, मालगाड़ी का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। मतलब ही वॉज सो स्पेसिफिक अबाउट हिज एम। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ। अब मेरे को चिंता हुई कि ऐसा क्यों है। अच्छा, ये भी देख के लगा कि जो मैं जिस जहाँ ठहरा हुआ था उस शहर का नाम था योकोहामा। अपने योकोहामा के टायर आते हैं ना, ये नाम तो सुन रखा था। तो मैं बोला यार इन्होंने मतलब जो हमारे को टायर बेचते हैं उनके शहर का नाम है। इस शहर को कितना पॉपुलर कर दिया उन्होंने वर्ल्ड लेवल के ऊपर, कावासाकी। हम जो यहाँ वो जो अपनी आती है भाई, वो भी उनके शहर का नाम है। क्योंकि मैं जब टोक्यो से योकोहामा जा रहा था तो रास्ते में आया कि नेक्स्ट स्टेशन इज कावासाकी। मैंने कहा ये नहीं सुन रखा है। तो उन्होंने अपनी मतलब अपनी चीज़ों को कितना वर्ल्ड लेवल के ऊपर फेमस किया। एक बात तो ये। फिर दूसरी बात ये है कि वो छोटा सा कंट्री है, अभी तक वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज। इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना? तो उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली उनकी ओल्ड कैपिटल में जाने की, क्योटो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ गए। तो वहाँ मुझे टैक्सी हायर करनी थी देखने के लिए, 1 दिन का समय था। तो वहाँ एजेंसी चलाती हैं टैक्सी। तो मुझे जो टैक्सी चलाने वाला जो बाई चांस मिला वो एक मतलब इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर था। अदरवाइज वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो जैपनीज ही बोलते हैं, उसी को प्रेफर करते हैं, उसी को लाइक करते हैं। अपनी मातृभाषा के ऊपर उनको पूरा गर्व है, वो उसी वही बोलते हैं। तो मैंने उससे, अब मेरे दिमाग में तो ये घूम रहा था यार ये ड्राइवर क्यों बनना चाहते हैं। मैंने पूछा ड्राइवर साहब, मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी है मोबाइल में, कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? वो कहता है आई एम स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट, मीन्स आई एम जस्ट 12th क्लास पास। तो मैंने कहा क्यों? बोला मेरे पास पैसे नहीं थे, यहाँ हायर एजुकेशन बहुत महंगी है जापान के अंदर। तो मैंने कहा व्हाट आर योर वर्किंग आवर्स? कहता है ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स, 10 से 12 घंटे में काम करता हूँ। मैंने कहा कितनी सैलरी मिलती है? तो उसने मुझे बताया लगभग 2.5 लाख येन पर मंथ। वो इंडियन करेंसी में करोगे तो लगभग 2 लाख रुपये आएगी। तो मैंने कहा ड्राइवर बनने में क्या गड़बड़ है यहाँ जब 2 लाख रुपये मिलते हैं। तो वो बिकॉज ऑफ हिज वोकेशनल स्किल्स दे आर गेटिंग सैलरी एंड द स्टेटस। उनको सैलरी भी मिलती है, उनको स्टेटस भी मिलता है, वो उसको ऑप्ट करते हैं। हमारे अभी हम उसमें थोड़े ही आगे बढ़े हैं, थोड़े ही आगे बढ़े हैं। तो वहाँ वोकेशनल एजुकेशन में स्विच ओवर तो होगा। 80% जैपनीज पॉपुलेशन वोकेशनल एजुकेशन में चली जाएगी और वो अपना प्रोडक्ट क्या है वर्ल्ड को बेचेंगे, टायर भी बेचेंगे, होंडा गाड़ियां भी बेचेंगे, दूसरी गाड़ियां भी बेचेंगे, सारे के सारे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रही है क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन उनकी स्ट्रॉन्ग है। फिर होटल की बताता हूँ मैं, जापान की आपको एक एक्सपीरियंस कि वहाँ जब रिसेप्शन के ऊपर मॉर्निंग के अंदर जब मैं चेकआउट कर रहा था उस दिन के लिए, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल ऐसे ही, दे वर कंप्लीटली लाइंड अप इन ए वेरी डिसिप्लिन्ड वे, बहुत डिसिप्लिन ऐसे खड़े, और उनके अंदर एक ना आदर भाव होता है। हर कोई आप जापान में जाओगे तो ऐसे ही करके बोलता है, नीचे गर्दन करके। तो मैंने उससे पूछा रहे हमारे होटल में छोटे बच्चों का क्या काम? सारे के सारे फुल स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर थे। तो रिसेप्शन वाले ने बताया कि सर ये आप जब यहाँ से चले जाएंगे, चेकआउट टाइम है हमारा 10 बजे और 10 से लेकर 12 बजे तक हम किसी को रूम नहीं देते हैं, चेक इन नहीं करवाते हैं। वो जो 2 घंटे का टाइम है उसके अंदर हाउस कीपिंग होती है और उस ड्यूरेशन के अंदर ये सभी रूम्स के अंदर घूमेंगे, राउंड लगाएंगे। तो मैंने कहा इससे क्या मिलेगा? बोले एक्सपोजर। जो हमारी टूरिज्म और जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उसके अंदर इनका एक्सपोजर होगा। अगर इन बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा भी इसको ऑप्ट करना चाहेगा तो एज ए प्रोफेशन
ये इसको ऑप्ट कर सकता है, इस वोकेशन में आ जाएगा, तो वो तो बड़े सफल हैं। अपने वाले एक बार 10वीं कर ले, फिर एक बार 12वीं कर ले, बीए का अगर फर्रा ले आओ तो मैंने पुलिस में करवा दिया। वी आर नॉट स्पेसिफिक, तो फिर अपना तो रोड़ा ही है। तो इसलिए वो जो एक पार्टिसिपेंट कह रहे थे सर वोकेशनल एजुकेशन, मैं जेनरिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। डिसेबल्ड आर नॉट सेग्रीगेटेड, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जॉब। मुझे आप बताइए, अगर कोई ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है वो क्यों नहीं कर सकता काम ये हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर या टूरिज्म सेक्टर के अंदर? वो उसमें कर सकता है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर वो बन सकता है, हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन क्यों नहीं कर सकता? एक जो कमी है तो वो सिर्फ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की कुछ कमी आती है वहाँ, उनकी अपनी लिमिटेशंस है। अदरवाइज आप इस टाइप के जो एरियाज हैं उसके अंदर आप किसी को भी इंक्लूड करो, आप उनको फैसिलिटी दो, वो आपको हर क्षेत्र के अंदर काम करते दिखेंगे, हर एरिया के अंदर वो काम करते दिखेंगे। तो जो 10 लेवल की मैं बात कर रहा था, तो 10 लेवल जो ऑफर कर रहा है एनएसपीएफ वो कर रहा है लेवल 1 9th क्लास के अंदर, लेवल 2 10th क्लास के अंदर, लेवल जो 3 है 11 एंड 12 पैरेलल में पॉलिटेक्निक आईटीआई के अंदर। वो अदरवाइज मेरे पास पिक्चर में आपको दिखा पाता तो आप उसको बहुत डिटेल से अच्छी तरह से समझ पाते हैं। उसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन लेवल पे जाना चाहते हैं तो बीवो कोर्सेज, जैसे आपने सुना होगा हरियाणा के अंदर पलवल के अंदर हमारी स्किल यूनिवर्सिटी बनी है ना, गवर्नमेंट उसको सबसे ज्यादा पैसा दे रही है, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल, 800 करोड़ रुपए उसको पीछे मिले। गवर्नमेंट बावरी नहीं है, ऐसे ही पैसे किसी को दे रही है, तो 1 रुपया भी नहीं देते ऐसे किसी को। तो वो स्किल सेक्टर के अंदर क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि ये जो हमारी जनता है ना, इतने करोड़ लोग हैं, इनको तुम सरकारी एरिया के अंदर नौकरी नहीं दे पाओगे, तुम्हारे पास कोई नौकरियां नहीं है, और ये नेताओं की सिर्फ फोड़ेंगे और किसके फोड़ेंगे? पॉलिटिशियंस की। हमें नौकरी नहीं है, आप भी तो वहीं जाते हो, हम भी तो वहीं जाते हैं, जॉब्स नहीं मिल पा रही, जॉब्स क्रिएट करो। तो उन्होंने कहा है कि ये स्किल्ड होंगे, बाहर भी जाएंगे, इंडिया में भी काम करेंगे, प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेंगे, टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो उस सेक्टर के अंदर काम करेंगे, किसी एरिया के अंदर कर सकते हैं, यहाँ से माल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो स्किल्ड होना जरूरी है। और अगर आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करके देखोगे, मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी ट्रूथफुलनेस है, लेकिन वो जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 81.1% प्लेसमेंट है। 81.1%, 80% लोगों को वो नौकरी वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट होती है। तो छोटी बात नहीं है ये कि भाई आप कैंपस प्लेसमेंट नहीं करवा रहे। मैं कहता हूँ चलो 80 नहीं होती, 50 तो होती है। अरे 50 भी बहुत है। अदरवाइज तो आप ये बताओ, आपने जब कोर्स किया है या आपके बच्चे या भाई बंधु या परिवार के लोग नहीं से कोर्स करते हैं, ABCD कोर्स किया, उसमें तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कितने लोग प्लेस होते हैं, कितने लोगों को घूमना पड़ता है, कितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं। तो ये NSPF के कारण NSPF को वहाँ अप्लाई किया गया। ऐसे ही बी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर है, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर है, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर है, मदन मोहन मालवीय सेंटर फॉर स्किल एजुकेशन। तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इस एरिया के अंदर। अदरवाइज स्किल कोर्सेज अगर हम फैसिलिटीज वहाँ अवेलेबल हैं, हम उसको भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको अपने क्षेत्र में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके पास एबिलिटी होगी ना, एक नौकरी छोड़ोगे, दूसरी पकड़ोगे, दूसरी छोड़ोगे, तीसरी, और चौथी बारी अपनी कंपनी खोल लोगे और 4 लोगों में एम्प्लॉयमेंट दोगे। वो सिनेरियो आएगा, अब्रोड के अंदर वो सिनेरियो है। तो होप करते हैं कि शायद ये सक्सेसफुल हो। तो ये स्लाइड्स नहीं आ पाई तो इनको स्किप करते हैं। ये एक स्लाइड थी वोकेशनल एजुकेशन NSPF के अंदर UGC कैसी दे रही है, इसको मैं करता हूँ स्किप, इसको भी स्किप करता हूँ। ये डिसेबल्ड बच्चों के ऊपर हम आते हैं। देखिए जो वोकेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, उनके एरियाज भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेलरिंग और फैशन डिजाइन है, इनके लिए एडेप्टेड जो उषा जो कंपनी है ना, वो उसने इनके लिए एडेप्टेड सिलाई मशीन बना रखी है। वो जिनकी वोकेशनल ट्रेनिंग वहाँ करवाती है वो उनको देती है। ट्रेनिंग देने के बाद, सिलाई मशीन देने के बाद उनको वो इंडस्ट्री के सेक्टर के अंदर भेजती है। और मुझे तो इस सेक्टर के अंदर मैं बताऊँगी बहुत ही अपॉर्चुनिटीज लगती हैं। मेरा अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप किसी भी फीमेल टेलर के पास ले जाओ, मैं कह रहा हूँ उसके पास काम की कमी ही नहीं है। कहीं मतलब खड़े ही रहते हैं जी, एक सूट देने गया, एक लेने गया। आप इसको अदरवाइज पढ़ लीजिएगा, लेकिन बताओ क्या कमी है। अगर आप इंडस्ट्री ले तो
वो कमा रहा है, अगर किसी के आगे हाथ जोड़ने, पैसे देने, सिफारिश करवानी, उससे बड़ी है। लोग आपके पास ही आ रहे हैं, कहते हैं दीदी बताओ कितने दिन में दे दोगे, कितना जल्दी दे दोगे, रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज कल दे देना, शादी में जाना है। साथ में प्लीज है बोलेंगे, बिकॉज यू आर स्किल्ड, आप स्किल्ड हैं इसके ऊपर। तो इस टाइप की अगर हमारा कोई डिसेबल्ड बच्चा भी है और उसका इस एरिया में कोई इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप उसको गाइड कर सकते हैं, तो वो सेक्टर के अंदर जा सकता है। ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी के अंदर हाउस कीपिंग अटेंडेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो सकता है। प्लम्बिंग के काम वो कर सकते हैं। एनिमल हेल्थ वर्कर्स, एनिमल हस्बेंड्री के अगर कोई गाँव से बच्चे आते हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ना सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स दी हुई है, उनके अंदर हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। बेकिंग है, आजकल 50 तरह के बिस्किट हैं, मैं कहूँ 100 तरह के बिस्किट हैं, और कोई कहेगा गुड़ से बने हुए हैं, कोई कहेगा ये 5 नए अनाजों से बने हुए हैं, छठा आ जाएगा वो कहेगा सिर्फ बाजरे से है, चौथा कहेगा और किसी चीज जवार का है। ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है बेकिंग इंडस्ट्री, हम उसके अंदर क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकते चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को? आप क्यों नहीं गाइड कर सकते उनको? वो काम कर सकते हैं। अगर उनकी कोई लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को वो भी देखते हुए भी हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की चीज़ें हैं। ज़्यादा मैं इसके ऊपर नहीं बोलना चाहता अभी, क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे सुनते सुनते। सभी टीचर्स हैं, आप बोलना, हम सभी बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो ऐसे ही जो पीछे वाले थी टेक महिंद्रा जो फाउंडेशन है, इन्होंने अपना प्रोजेक्ट चलाया हुआ, स्मार्ट प्रोजेक्ट है, स्किल फॉर मार्केट ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। आप सजेस्ट कर सकते हैं इनके सेंटर्स को, अगर आप ढूंढेंगे आपको इंटरनेट के ऊपर इनके सेंटर्स मिल जाएंगे। और मैं तो कृष्ण जी बैठे हैं यहाँ, और दूसरे भी अगर कोई इनके आईडी सेल से वहाँ से आते हैं जो पॉलिसी मेकिंग में या बजट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजते हैं, तो मैं कहूँगा कि ऐसी कंपनीज के साथ ये MOU करवाएं और उनको इंट्रोड्यूस करवाएं यहाँ, ताकि आपके बच्चे भी वहाँ तक जाएं। NITTR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये खूब सारे प्रोग्राम करवाते हैं डिसेबल्ड बच्चों के। एक्सक्लूसिवली इनका सेल है, उस सेल से रिलेटेड वो प्रोग्राम्स करवाएंगे। ये प्राइवेट है, सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट है, या NITTR है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च नहीं, फिजिकल मेडिसिन एंड रिसर्च है। तो इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री के वोकेशनल कोर्सेज देते हैं, जिनकी केरला में बेस्ड है ये, जिनकी वोकेशनल सर्टिफिकेट की 5% रिजर्वेशन है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज कोर्सेज के अंदर, जो एनिमल्स के डॉक्टर बनते हैं, तो उनको रिजर्वेशन मिलती है। अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा भी जाता है तो उसको वहाँ से रिजर्वेशन मिलेगी। और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ आप देखेंगे कि डिसेबल्ड बच्चों की जो या डिसेबल्ड जो लोग हैं उनकी वैकेंसीज खाली रहती हैं, क्योंकि उनको स्किल लोग नहीं मिल पाते। अगर उनको आप स्किलिंग कर देंगे, मैं कह रहा हूँ, अगर आप जनरल आपके स्टूडेंट्स की बात ना करूँ, आपके फैमिली में, पास पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में, जिसको भी जानते हैं, आप उनको स्किल कोर्सेज की बात करेंगे तो जो पोस्टें खाली पड़ी है ना, ये बढ़ जाएंगी, किसी का भला होगा जाके, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी डेवलप होंगी, तो वो कोर्सेज को लें। लेकिन उससे पहले बीइंग ए स्पेशल टीचर, आपको उनकी स्किल्स, जो बेसिक एकेडमिक स्किल्स हैं, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो एकेडमिक्स में फेल हो जाते हैं, उनके आप पेपर देखोगे ना, एकेडमिक्स में पुअर है, नंबर नहीं आते, वोकेशनल कोर्सेज में पास है। ऐसा क्यों? उनका इंटरेस्ट है वोकेशन के अंदर। तो आप वो देखना है आपने कि उनकी स्किल एबिलिटी और इंटरेस्ट को एटलीस्ट मिनिमम लेवल का जांचना है। IQ लेवल उनका अगर आपको लगता है कि भाई इस लेवल का है, अदर देन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, और वो भी सीवियर के अलावा बोर्डरलाइन केसेज हो सकते हैं, या उनके बिहेवियर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मान लीजिए कोई सीवियर केसेज है, वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो वो इंडस्ट्री के अंदर फिट नहीं हो पाता है, या सेंसरी इशूज़ ना हो, उनकी कम्युनिकेशन, सोशल या कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो ठीक ठाक हो, तो उसके बाद आप ये कर सकते हो। भाई जो आगे का जो इसमें था ना आपके लिए, जिसको कह रहे 2 घंटे सर ने, वो तो बताया नहीं, क्योंकि उस साइड का है वो इसमें से तो मैं उसमें दिखाना था वो क्या था कि हमारे यहाँ NSC मेरा लगवा दो, उठा लो, कोई नहीं, 5-7 मिनट की बात है। उसमें ना आपको सिर्फ, मैंने भी वो कहीं से लिया नहीं हुआ, मैंने जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहीं से ही इंफॉर्मेशन को क्रॉप करके यहाँ पेस्ट किया है। आप उसको विजिट करेंगे, आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन उसमें ये है कि पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन से कोर्सेज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए। PM दक्ष वाली सर, PM दक्ष वाली जो अभी पीछे से आई थी,
उसी पे सारा है, हाँ ये सारे डिसेबिलिटी वाइज ये सब डिपार्टमेंट भी है और एरिया भी है। यस, तो वो जो बात कर रहे थे वो अपनी जगह रेलेवेंट थी। जो पार्टिसिपेंट उन्होंने कहा सर ये आप जेनरिक बता रहे हो, तो मैं आपको इन स्लाइड्स में यही बताने जा रहा था कि ये डिसेबिलिटी वाइज भी चीज़ें उन्होंने डिसाइड की हुई है, वो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, आप खुद विजिट कर सकते हो उनके ऊपर, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और जो उमातुली वाला स्कूल जो मैंने आपको बताया उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगर आप देखना चाहिए बीइंग स्पेशल टीचर, तो उनको कभी कोई पर्सनल रिक्वेस्ट करके या कोई अपना आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई प्लान बना के आप वहाँ विजिट करवा सकते हो। वोकेशनल एरियाज के अंदर वो भी बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों की, और उस एरिया में, और फिर वो प्लेसमेंट भी बताते हैं। और उन्होंने मैं कोई उमातुली जी का एक लेक्चर सुन रहा था प्रोग्राम के अंदर, तो उन्होंने ये भी बताया कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स किस किस एरिया के अंदर आज एक्सेल कर रहे हैं, टॉप लेवल नेशनल लेवल के ऊपर वो कहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि लगभग पिछले 30, 40, 50 साल से इस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। बोर हो गए, बोर हो गए। यस दोस्तों प्लीज, ये जो फिगर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा था उसके अंदर वो डिस्प्ले नहीं हो रही थी, तो इसके अंदर यूनेस्को का डेटा है, सिंपल जनरल पॉपुलेशन के लिए है। ये इन्होंने 2019 में प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 32% हो जाएगी, 32.5। आप शायद हरियाणा में सुन भी रहे होगे, न्यूज़पेपर्स में पिछले आया था कि हरियाणा के अंदर लगभग, हम तो अब की बात कर रहे हैं 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ, 23-24 के अंदर लगभग 30-32% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कंट्री के अंदर सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर JNK के, जो वहाँ से। तो ये प्रेडिक्शन देखो कहाँ से कहाँ सही हो रहा है। और हालांकि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि गलत हम नहीं मानते इसको, क्योंकि इसके पैरामीटर्स डिफरेंट है, हम नहीं मानते। लेकिन मैं आपको जो, वो भी गवर्नमेंट का ही डेटा है, ये भी गवर्नमेंट का ही डेटा है, ये यूनेस्को ने दिया हुआ है। तो अगर इस लेवल की अनएम्प्लॉयबिलिटी अगर हमारी इमर्ज होगी ना, ये हर फैमिली को अफेक्ट करेगी, डिसेबल्ड को भी करेगी, जनरल पॉपुलेशन को भी करेगी, पेरेंट्स को भी करेगी, टीचर्स को भी करेगी, हर किसी को करेगी। तो ये एक था मैं जिसको अभी डिस्कस करना चाह रहा। ये मैंने आपके लिए जो लेवल्स की बात की थी कि ये 10 लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति प्लम्बर भी बनना चाहता है और वो लेवल 1 8th क्लास के बाद लेता है, तो फिर उसको वो PhD लेवल तक भी परस्यू कर सकता है। कि अब जो मोबिलिटी है एकेडमिक्स के अंदर, जो CD है, अकादमिक CD है, वो आपकी पॉलिटेक्निक ITI के बाद भी कंटिन्यू रहती है, या 12th क्लास के बाद भी कंटिन्यू रहती है। वो ग्रेजुएशन भी कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकता है, वो PhD भी कर सकता है। तो ये NSQF के कारण ये सब पॉसिबिलिटीज हो पाई। एक इसमें मल्टीपल पाथवेज दिए हुए कि किसी ने भी एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद कोई सेकेंडरी कोर्स किया, NSQF का कोर्स किया, वो वर्ल्ड ऑफ वर्क में जा सकता है, काम करने लग गया, उसके बाद उसका मन किया मैं तो एकेडमिक्स में जाना चाहता हूँ, री एंट्री कर सकता है। ITI से वो सीधा ट्रेडिशनल कोर्सेज में जा सकता है, BSc उसने ले लिया, उसके वो पॉलिटेक्निक में भी जा सकता है, पॉलिटेक्निक से वो ट्रेडिशनल कोर्सेज में जा सकता है, पॉलिटेक्निक से वो मास्टर्स डिग्री भी कर सकता है। वो मतलब ये सारी अल्टीमेटली ऑल दीज जो मल्टीपल पाथवेज हैं, विभिन्न तरह के जो रास्ते हैं, वो अल्टीमेटली आपको वर्ल्ड ऑफ वर्क की तरफ लेके जाएंगे। ये NSQF के बाद जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसके अंदर भी वोकेशनल एजुकेशन की उन्होंने बात की है, तो उसमें लोक विद्या की बात बार बार होती है। तो मैं इसको स्किप कर दूँ। तो हम इस स्लाइड के ऊपर स्टिक करते हैं। ये NSTC नेशनल
स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSPF के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेशन है जो उन्होंने डेवलप किया है। उन्होंने स्किल सेक्टर्स डिवाइड किए हैं। पॉलिसी हमारी स्किल इंडिया चल रही है, तो उन्होंने SCPWD जो राइट आपकी राइट हैंड साइड को है, तो ये जो स्किल काउंसिल है किसके लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये एक स्किल काउंसिल बनाई है, एक एक्सक्लूसिव काउंसिल है जो डिफरेंट टाइप के वहाँ काउंसिल्स हैं, सेक्टर काउंसिल्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स बनाए हुए हैं। कोई जैसे हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म एक सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, IT एक सेक्टर है, फिजिकल एजुकेशन एक सेक्टर है, ब्यूटी एंड वेलनेस एक सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो उसके अंदर इन्होंने एक सेक्टर स्किल्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बनाई है। इसके अंदर जो कोर्सेज हैं जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं कि देखिए डिसेबिलिटी और तो इसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखिए मोस्टली जो डिसेबिलिटी है वो पॉवर्टी के साथ रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। जहाँ पॉवर्टी होगी वहाँ डिसेबिलिटी के इंस्टेंसेस ज़्यादा होंगे, रूरल एरिया के अंदर या गरीबों के अंदर वो मिलती है। तो वहाँ वो जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर या उससे अलाइड एक्टिविटीज उससे वो संबंध रखते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ऑक्यूपेशन रखा फार्म मैनेजमेंट। जो सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, वो फार्म मैनेजमेंट की मिलेगी। एरिया क्या बता दिया, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ऑक्यूपेशन बता दिया फार्म मैनेजमेंट। और उसके बाद उन्होंने आगे ऑर्गेनिक ग्रोवर का उसको नाम दिया, इसका कोड दिया हुआ है। और इसके अंदर उन्होंने कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं जिसको उन्होंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए ठीक पाया है, इसको स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए ठीक पाया है, लो विजन एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए ठीक पाया है, इवन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया है और उसके लिए मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। तो अगर हम ये कहें कि स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है वो हम डिसेबल्ड को देना चाहते हैं, तो इस टाइप की जो एरियाज हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ये तो एक स्लाइड है, बहुत सारे एरियाज हैं जो इनकी वेबसाइट पे जाएंगे आप उनको विजिट करेंगे। ऐसे ही कपड़ों से संबंधित है, क्वालिटी एश्योरेंस का उन्होंने एक इनलाइन चेकर है कि आप देखते हैं बहुत सारे कपड़े जो हैं वो छोटी मोटी रीजन्स के कारण उनको डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो चेकिंग तो करना है उसमें। वो सारी जो इनके लिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी और स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स आपको एक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप की जो स्किल्स डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं दे आर ऑलरेडी अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। और बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर्स आप जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, आपके नियर बाई कोई रहता हो, नियर डियर हो, उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं जो डिसेबिलिटी के एरिया के अंदर फॉल करता हो। ये अमर ज्योति की स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं। वो कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब मुझे बताइए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर क्यों बच्चे नहीं जा सकते? जब वो IT में जा सकते हैं, IIM में जा सकते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्यों नहीं जा सकते? अगर आपको लगता है कोई बच्चा डिसेबल्ड की कैटेगरी में है और उसका IQ लेवल ठीक है, कंप्यूटेशनल एबिलिटीज उससे ठीक है, आप उसको गाइड तो करना है, बाकी तो उसने प्रोग्रेस करनी है, उसकी इंडिविजुअल एबिलिटीज या कॉम्पिटेंसी है। तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर स्कूल में, पॉलिटेक्निक के अंदर या ITA के अंदर ये स्किल अवेलेबल है। आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। ज्वेलरी मेकिंग के अंदर हो सकता है, पोट्री के अंदर हो सकता है, बहुत सारे जो एरियाज वो सजेस्ट कर रहे हैं उनकी ये है। और ब्यूटी एंड वेलनेस पे एक इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको बहुत सारे लोग परस्यू कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स, इवन स्पोर्ट्स के अंदर भी आप लेके जाते हैं ना स्पेशल भारत में बच्चों को, तो ये एक स्किल सेक्टर के अंदर भी एक एरिया है फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। तो अगर उसके अंदर अब राजीव बग्गा अगर हियरिंग इम्पेयर होते हुए भी या पैरालंपिक्स के अंदर जो हमारे एथलीट्स हैं जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के इतने मेडल्स लेके आते हैं, जॉब्स भी मिलती हैं, फेमस भी होते हैं, सब कुछ मिलता है इनको। तो अगर आप अपनी लाइफ में अगर एक बच्चे को भी निकाल पाएँ तो आपकी पीछे आपकी जो तपस्या है वो सक्सेसफुल होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुना। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।